हेडलाइंस के अंदर हमने सारी बातें अमूमन आपके सामने रख दिया और इसको हम धीरे धीरे करके विस्तार से आपके सामने चर्चा करेंगे। अगले 2.5 घंटे के लिए अजय, प्रियंका और मैं आपके साथ रहेंगे, जिसमें हम मेहमानों को जोड़कर एक सेटअप आपके सामने तैयार कर देंगे, जिसमें आज का मुनाफा भी तय हो जाएगा। तो अजय, पहले ग्लोबल मार्केट से शुरू करें। ठहराव वहाँ पर लगातार दिख रहा है, कुछ हलचल नहीं है। ये कल जो रेटिंग के थोड़ा डाउनग्रेड हुआ है यूएस में, इसके कितना फर्क पड़ेगा? इससे पहले भी फिच ने डाउनग्रेड किया था। गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग प्रियंका। आप डिम्पी, ये मूडीज के डाउनग्रेड की वजह से इतना सीरियस लग रहे हैं या कुछ और चिंता आपके दिमाग में है? क्योंकि इसको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो ओके देखिए, चला हुआ बाजार है यूएस मार्केट भी। ये जो रेटिंग एजेंसीज होती है ना, इनके एक्शन है, मुझे सिर्फ इतना कहना है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी कमेंट्री की, लेकिन ये थोड़ा बैकवर्ड लुकिंग डेटा होता है। जब सारी चीजें वहाँ पे बैंकिंग, यूएस बैंकिंग के आपने नतीजे तो देख ही लिए, राइट? जी हाँ, छोटे मोटे बैंकिंग इश्यूज में हैं, छोटे बैंक जो हैं वो थोड़ा लिक्विडिटी इश्यूज और दूसरे स्ट्रेस में है। ऐसा नहीं कहता ये कंप्लीट यूएस बैंकिंग एकदम फर्स्ट क्लास है, लेकिन अगर आपने देखा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आए थे, तो आपको कोई बहुत भीषण दिक्कत बैंकिंग में नहीं नजर आई है। लेकिन मूडीज कह रहा है कि नहीं साहब, स्ट्रेस बन सकता है। इससे पहले भी एक रेटिंग एजेंसी आके यही इसी तरह की बात की थी यूएस इकोनॉमी के बारे में। तो आपने देखा कि वहाँ की फेड चेयरमैन ने भी बोला, जिमी डाइमन जो सबसे बड़े बैंकिंग है उनका बयान आया, बाइडेन गवर्नमेंट का बयान आया और ट्रेजरी सेकी का भी बयान आया। लेकिन मामला क्या है, ये जो कमेंट्री ऐसे समय पे आ रही है, कमेंट्री क्या आ रही है, बहुत भीषण चिंताजनक वाली सवाल नहीं है। सवाल ये कि ऐसे समय पे आई है कि बाजार थोड़ा चला हुआ है। हमने देखा डाउ, नैस्डैक सब में ज़बरदस्त तेज़ी है, क्योंकि बाजार जो चला है वो इन्फ्लेशन के नीचे आने की खुशी पहले ही मनाना शुरू कर दिया कि भाई नेक्स्ट ईयर में समय कितना रह गया, हम अगस्त में बैठे हुए हैं, जनवरी ऑनवर्ड्स रेट कट शुरू होंगे। तो वो सारी जो पॉजिटिविटी है वो यूएस मार्केट में ऑलरेडी एक तरह से आ गई थी और पक गए थे बाजार। तो ऐसे समय पे इस तरह की रियल एस्टेट, जो कमर्शियल रियल एस्टेट है, उसके बारे में चिंताएं आ रही हैं, जो फंडिंग कुछ बैंक्स ने उस एरिया में कर रखी हैं, तो बिल्कुल ये बाजार को नीचे ला सकती हैं। लेकिन ये इसलिए ला सकती हैं कि ये ऐसा नहीं है कि नया है, बाजार को पता है ये कमेंट्री जितनी मूडीज ने आई है, कमर्शियल रियल एस्टेट में प्रॉब्लम है वो सबको पता है। लेकिन ये ऐसे समय पे आई है कि बाजार बहुत चला हुआ है, तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बाजार घटे तब हम एक्शन इम्पैक्ट लेंगे। और यूएस मार्केट से हम बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड नहीं चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम भी चले हुए हैं, तो ये जो चिंता है ये हमारे लिए बन सकती है। यूएस में मैं आपको बता रहा हूँ, डॉलर इंडेक्स 2 के क्या मतलब 2.5 के 102.5 के आसपास पहुंच गई थी, यील्ड्स भी चली हुई थी। तो कहीं ना कहीं कॉशन वाला सेटअप बन रहा था, और मुझे लगता है कि वही आपको यूएस मार्केट्स में इस समय दिखाई दे रहा है, इम्पैक्ट आता हुआ। धीरे धीरे घट रहे हैं, कोई धराशायी नहीं हो रहे, लेकिन नर्म है और दबाव साफ दिखाई दे रहा है। ओके, तो दबाव ग्लोबल मार्केट्स में दिख रहा है अजय मॉर्निंग, लेकिन थोड़ा बहुत कॉशियस तो जेफरीज ने इंडियन मार्केट्स को भी किया ही है। देखिए, इसमें ये कहूँगा मैं कि जेफरीज जो है हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, हमारे चैनल पे आते रहते हैं, ईटी नाउ पे, ईटी नाउ स्वदेश पे। हाँ। लेकिन वो शायद स्वदेश देखते नहीं है, क्योंकि हम 1 महीने से आपको ये बातें बता रहे हैं कि 9 दिन से एफआई का फ्लो नेगेटिव हो गया। आप देखिए, यील्ड उससे पहले कड़क होना शुरू हो गई थी, यूएस यील्ड भी और हमारी यील्ड भी। ये जो अनसीजनल रेन, जो भी वजह है कह लीजिए, इन्फ्लेशन वगैरह, उसके बाद आप देखिए फ्लोज कम हो गए थे, सीपीआई इन्फ्लेशन में प्रेशर आ रहा था ऊपर की, अब अपवर्ड प्रेशर। और आप ये भी देखिए कि बाजार भी अटक गया है, 20,000 के आसपास दस्तक देके वापस सड़क के नीचे आ गया था। तो बाजार हमेशा पहले अटक लेता है, बाकी खबरें पहले आती हैं। तो जेफरीज ने जो ये बात कही है आज बाजार को लेके, कि जो हमारा एकदम परफेक्ट गोल्डीलॉक्स वाला सिनेरियो था ना, 75 का क्रूड, बढ़िया वैल्यूएशन, अच्छे अर्निंग्स ग्रोथ, वो शायद प्ले आउट हो गया। हम ये आपको पहले ही कह रहे हैं कि मूडीज की वजह से जो मूड खराब हो सकता है यूएस बैंकों का। अर्निंग सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अर्निंग सीजन में आपको वाव फैक्टर नहीं दिखा था, मजबूत थे, अच्छे थे, इनफैक्ट थोड़ा दबाव भी था, मैं भी कहूँगा। इनलाइन तो 70% से 10% ही ऊपर थे। और इनलाइन में भी ना क्या हो रहा था इस बार, इनलाइन बहुत अच्छे की उम्मीद, 10 में 10 बच्चे की उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा 10 में 10 लेके आएगा, 9 लाए तो दुख नहीं होता है। लेकिन मुझे देखा बोला 10 आएंगे, वो नहीं होती, तो वो बात इस बार भी मिसिंग थी, तो प्राइस इन हो गई। बट कल का आप ट्रेडिंग एक्शन देखिए, आप ये खुशी होंगी कि यार 19,500 पकड़ के बैठे हैं, लेकिन 20,000 से नीचे आ चुके हैं हम और वहीं पर समय बिता रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि बड़े बड़े मोटी मोटी पोजीशन है आपकी, 2-3x हो गया है। अगर 70-80% कहीं
मोटा मुनाफा है किसी पोजीशन में। फार्मा इंडेक्स को आप देखिए कितने सेशन से नीचे ही नहीं आया इनफैक्ट। जहाँ स्ट्रेंथ है वहाँ फार्मा में मुझे लग रहा है डिफरेंट गेम है। फार्मा की अगर मुश्किल है कि फार्मा किसी ने नीचे में लिया हो। चल ये बात सही है, आप कह रहे हैं कुछ हफ्तों से चल रहा है, बट लिया किसने था? लिया तो अभी गर्म होना शुरू हैं लोग। लेकिन दूसरी ऐसी पोजीशन है, मेटल लोगों ठीक ठाक पोजीशन है, मेटल चला हुआ है, आईटी भी चला हुआ है। मुझे लगता है ये ग्लोबल सेंट्रिक वाले जो सेक्टर्स है ना, नॉन फार्मा ग्लोबल सेक्टर, उनमें दबाव आ सकता है, क्योंकि ये यूएस मार्केट में थोड़ी चिंता वाली बात आई है। चीन के भी आंकड़े कमज़ोर आए हैं, तो उनकी वजह से भी मेटल पे इम्पैक्ट आएगा। उसके अलावा भी जहाँ जहाँ रिजल्ट रिलेटेड आपने अच्छा काम किया है, मोटी पोजीशन है, थोड़ा सा स्किम द टॉप जैसे कहते हैं, मलाई निकाल लीजिए, दूध वहीं छोड़ दीजिए। तो यानी ग्लोबल सेक्टर्स पे भी प्रेशर आ सकता है। लेकिन कल बैंक्स ने अच्छी रेजिलियंस दिखाई। पीएसयू बैंक कल वापस आए ट्रेड में, क्योंकि पीएसयू बैंक चले नहीं थे। इनफैक्ट एसबीआई के रिजल्ट के बाद घट गए थे, और पहले भी घटे गए थे। आपने देखा था 5 दिन पहले, एसबीआई के रिजल्ट के 4-5 दिन पहले ही पीएसयू बैंक घटना शुरू हुए थे, तो रिबाउंड आए। बट वो अगर ग्लोबल मार्केट में दबाव आता है तो कितना आउट परफॉर्म कर पाएंगे मुझे श्योर नहीं है इस बात का। मैं ये कॉशियस बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सावधान रहने वाली है। डॉलर इंडेक्स 102.5 चला गया है। हाँ, ये दिक्कत वाली बात है। एफआई अगर सेलिंग के मूड में आ गए तो अपने लिए दिक्कत। तो इसलिए आज मैं थोड़ा कॉशियस स्टांस ले रहा हूँ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, और मोटी पोजीशन में थोड़ी सी कैश ले लीजिए। वो इसलिए नहीं कि आप नेगेटिव हो गए बाजार पे, वो इसलिए क्योंकि इंडिया में तो भयंकर स्टॉक आइडियाज हैं। हम यहीं आपको एटीएन ऑफ स्वदेश पे एक से एक स्टॉक आइडियाज देते रहते हैं, लेकिन आपके पास पैसा हो तब ना। नीचे जब आएगा, घटा हल्का सा ही बाजार, थोड़ा पुल बैक आया, तो आपको लेने के लिए लिक्विडिटी होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ 10-15% कैश लेके फायदा उठाए उसका। तो यही रीजन है कि जेफरीज देख रहा है कि गोल्डीलॉक्स सिचुएशन नहीं दिख रही है। गोल्डीलॉक्स वाली सिचुएशन चैलेंज हो रही है थोड़ी सी। हाँ, चैलेंज हो रही है, सॉरी नहीं थोड़ी सी चैलेंज राइट वर्ड। ठीक है, तो ये तो एक बड़ा सेटअप हुआ ग्लोबल मार्केट्स का, और ब्रीफली हमने थोड़ा सा इंडियन मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट्स को देखा। एक बार कुछ बड़े ट्रिगर्स, 4 बड़े ट्रिगर्र्स को समझ लेते हैं जो आपके ट्रेड सेटअप में हेल्प करेंगे। एक बार रिकैप दिया ये, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से जो हम देख रहे हैं कि वहां से यूएस में भले ही आपको 5-6 दिन के बाद आपको थोड़ी सी रिकवरी दिख रही हो, लेकिन हम इस वक्त गिफ्ट निफ्टी आप देखें तो 45 अंक नीचे दिखाई दे रहा है, तो देखना होगा। और हम एक रेंज में तो फंसे हुए हैं, कल 19,600 के नीचे ही बंद हुए हैं। लेकिन जहां नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, कोल इंडिया के और इनफैक्ट प्रेस्टीज के अच्छे नंबर्स थे, सीमेंट्स के थोड़े से इनलाइन नंबर्स थे, देखना होगा कि वहाँ कैसा ट्रेड सेटअप बनता है। और जिन नंबर्स जो कैश में और एफएनओ के दूसरे जो काउंटर्स है, वहाँ नंबर्स में क्या ट्रेड बन रहा है। टाटा पावर जैसे स्टॉक्स अच्छी खासी चाल भी चल चुके हैं, भारत फोर्ज जैसे, यहाँ पर क्या मतलब जो ये जो प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में ये जो प्रीमियम फिगर्स बढ़ कर रहे हैं, एसबीआई लाइफ तो कल टॉप गेनर था, तो आज वहाँ क्या ट्रेड बन रहा है? क्या फॉलो बाइंग दिख सकती है एसबीआई लाइफ में? एचडीएफसी लाइफ के इतने अच्छे नहीं थे, पर क्या यहाँ पर और फर्दर ट्रेड बनता है? इन सारे फैक्टर्स को आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले एक बार एफएनओ की कल की एक्टिविटी देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी एफएनओ में तो लगातार हम देख रहे हैं कि एफआईएस का कैश में प्रेशर है, और लॉन्ग शॉट रेशो भी अब आप देखें तो उनकी लॉन्ग शॉट रेशो 50 के नीचे ही है। कल क्या किया है और क्या क्या एक्टिविटी की हाइलाइट्स रहे एफएनओ के? देखिए, मार्केट के अंदर जैसे आप रेंज देख पा रहे हैं ना, ऐसे कुछ हद तक डाटा की भी अपनी रेंज है। एफआईएस ठीक है, ये बात सही है कि वो 45% अब लॉन्ग लेके बैठे हैं, लेकिन पिछले 3 दिन से ना 1% भी चेंज नहीं हो रहा। वो 45 के 45 ही लेके बैठे हैं अभी भी, तो कुछ खास बड़ा चेंज नहीं हो रहा, इसलिए आप नंबर्स भी छोटे देख पा रहे हो। अब आपको नंबर 1000 करोड़ से भी नीचे आने लग गए हैं। ये तो पहले एफआईएस वाला पॉइंट था। मैं लेकिन पहले निफ्टी से ही शुरू करूंगा। एक्चुअली में निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, देखिए कल निफ्टी के अंदर ना माइल्ड अनवाइंडिंग हुई है। ये मैंने वर्ड जानबूझ के बोला माइल्ड अनवाइंडिंग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कल ना अटेम्प्ट जो था वो बार बार ना 600 के ऊपर आके टिकाने का था, लेकिन फाइनली वो टिका नहीं पाया और करीब 26 पॉइंट की हमको गिरावट आती हुई दिखी है। ये हल्की अनवाइंडिंग से मार्केट में होगा कुछ भी नहीं। अब आपको एक दिन और पास करना होगा रेंज का, हो सकता है अगला एक दिन और पास करना हो रेंज का। एक चीज ध्यान रखिएगा, एमपीसी की बैठक चल रही है, वो भी अपना फैसला बृहस्पतिवार को सुनाएंगे, वीकली एक्सपायरी भी बृहस्पतिवार को ही है, तो इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है और आज हमें बुधवार पे, तो इसलिए आज सेमीफाइनल वॉलेटिलिटी का थोड़ा मिल सकता है। ये ऐसा नहीं है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, दोनों को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और हमने शुरुआत में कहा था अगस्त के कि इस बार लॉन्ग और शॉर्ट दोनों का ट्रेड बनाए रखो, पता नहीं किसका बड़ा जैकपॉट लग जाए। फिलहाल अभी नहीं लग रहा, चर्निंग हो रही है, आज भी चर्निंग होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। अब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लीजिए, 19,500 400 ये पक्का सपोर्ट एरिया है। 600 को बार बार टेस्ट होने पर टूटता है, इसलिए हमने 500 400 को ही एक बेस माना हुआ है। दूसरा 650 और 800, 650 की रेंज ही पार नहीं हो रही है। हमने
बिल्कुल रेंज तो पार नहीं हो पा रही, रेंज का ही ट्रेड है और यही दिक्कत भी है। हालांकि नीचे की रेंज भी नहीं खुल रही है। आप भले ही पीछे के 6-7 दिनों में एक दिन 19,300 के भी नीचे गए थे, लेकिन 19,600 को भी प्रोटेक्ट हर बार बाजार कर लेता है। एक बार डिम्पी से जुड़े तो ये बात तो है कि रेंज को आपने प्रोटेक्ट किया है, लेकिन बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा है, कंसोलिडेशन है। तो देखिए इसमें तो ये जैसे मैं अपने पैनलिस्ट से भी कुछ दिन से मैं बात कर रहा था प्रियंका कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्लियर ट्रेड नहीं है। अगर आप जो है स्कैल्पर हैं, ये एक कैटेगरी होती है ट्रेडर्स की जो है 40-40, 50-50 पॉइंट, 100 पॉइंट का गेम खेलते हैं दिन में 2-3 बार या फिर 2-3 दिन में अपनी पोजीशन घुमाते हैं, तो आप शायद सक्सेसफुल हैं। लेकिन एक जनरली ट्रेंडिंग डेज कम है। अगर आप इंटरडे चार्ट देखें निफ्टी का और इंटरडे बैंक निफ्टी का चार्ट देखें कल का भी, देखिए ये डेटा साहब, तो आपको मालूम चलेगा कि ट्रेंडिंग डेज मिल नहीं रहे, ना तो शॉर्ट साइड पे ना लॉन्ग साइड पे। ऐसे ये इंटरडे चार्ट है, इसको आप कैसे ट्रेड करेंगे? बैंक निफ्टी का भी लेके आइए डेटा साहब, तो दिक्कत हो रही है। लेकिन इंडिविजुअल काउंटर्स में बड़ा काम हो रहा है। तो ये मैं बता रहा था आपको पॉइंट कि इंडिविजुअल स्टॉक पिकर मार्केट है। करेक्ट। आपको अगर स्टॉक्स की बारीकियां पता है तो आपके बल्ले बल्ले। अगर आप जबरदस्ती निफ्टी और बैंक निफ्टी डेली ट्रेड करना चाहते तो हैं आप रोज डिसअपॉइंट हो रहे हो, तो आप इधर या थोड़ी फिर ऑप्शन सेलर्स पैसा बना रहे हैं ऐसे में। ऑप्शन सेलर्स तो खैर माहिर लोग होते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुणाल परार, सोनी पटनायक और जितेन गोडिया, संतोष मीना, ये सब पैनल हमारा रेडी हो रहे हैं हमारे साथ। लेके आइए सबको। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हम सबसे जुड़ने के लिए। ये जो हम बात कर रहे थे अभी, हमारे पैनलिस्ट आ गए हैं सारे के सारे। और क्योंकि सोनी पटनायक के चेहरे पे सबसे शानदार मुस्कुराहट है, शुरुआत हम सोनी जी से करेंगे। देखिए क्या होता है कि आदमियों को खुश मिजाज रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी है, ये अट्रैक्ट करती है, खींचती है अपनी तरफ। और इसीलिए मैं पहला सवाल लेके सोनी जी के पास जाऊंगा और सेकंड आएगा क्वेश्चन कुणाल जी के पास, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सोनी जी ये बताइए, डेटा क्या कह रहा है? 45% पे एफआई की लॉन्ग पोजीशन अटक गई है 3 दिन से, टिम्पी बता रहे थे। क्या इसकी रीडिंग पॉजिटिव होनी चाहिए कि नेगेटिव? दबाव बन सकता है बाजार में, क्या हो सकता है? मॉर्निंग अजय जी, प्रियंका जी और डिम्पी जी, और सारे दर्शकों को भी मेरा गुड मॉर्निंग। जी देखिए, अगर हम मार्केट का डेटा देखने जाएं तो एफआईएस का जो डेटा लास्ट 2-3 दिन से बता रहा है वो रेंज बाउंड सिनेरियो ही बार बार बता रहा है। एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 40% से थोड़ा रिवर्स करके अभी 47% तक पहुंच गया, बट फिर भी 50% के नीचे है। मेरे ख्याल से जब तक 40% के नीचे लॉन्ग्स नहीं जाते हैं तब तक मार्केट रेंज बाउंड सिनेरियो ही पकड़ता रहेगा। थोड़ा ब्रॉडर आउटलुक अगर हमें देखना पड़ेगा तो 19,800 के ऊपर ही मेरे ख्याल से बुल्स को वो कॉन्फिडेंस मिलेगा, दोबारा 20,000 के ऊपर जाने का वो कॉन्फिडेंस को वो रोड पाथ दिख सकता है। जब तक वो 19,800 का एक बहुत ही अहम लेवल क्रॉस नहीं होता है तब तक मेरे ख्याल से मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है। पेयर्स जो हैं वो 19,700 के आसपास हमेशा रिग्रुप करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो है 19,300 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 19,600 650 का एक रेजिस्टेंस बनते जा रहा है। तो इसी रेंज में मार्केट अभी फिलहाल रेंज बाउंड ही लग रहा है। बैंक निफ्टी जो है वो मेरे ख्याल से 45,200 स्पॉट लेवल में जब क्रॉस कर पाएगा तब शायद उसमें थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंथ दिख सकता है। जब तक 45,200 क्रॉस नहीं करता है तब तक आप, मुझे लगता है कि वो 44,500 44,500 44,000 के आसपास ही घूमता रहेगा। और अभी जो है कि ये पूरा दोनों, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में डायरेक्शनल ट्रेड तो नहीं दिख रहा है, रेंज बाउंड कंसोलिडेशन ही दिख रहा है। आइदर ऑफ द लेवल्स अगर ब्रेक करता है तो ही हमको फ्यूचर में वो प्रोबेबली फर्दर ट्रेंड पता चल सकता है। जब तक लेवल्स का हम ब्रेक नहीं करते तब तक हमें आई थिंक वॉचफुल रहना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए और रेंज बाउंड सिनेरियो पे ही प्ले करना चाहिए। और राइट, तो थोड़ा सा साइडवेज मूव रह सकती है निफ्टी पर। ये तो एक व्यू रह गया इंडेक्स पर, निफ्टी बैंक निफ्टी पर। स्पेसिफिक ट्रेड्स भी ले लेते हैं सारे एक्सपर्ट्स की। कुणाल परार भी हैं और जतिन गेडिया हमारे साथ पहली बार आज जुड़े हैं। वेलकम टू यू जतिन। और साथ ही हमारे साथ संतोष मीना भी हैं। चलिए बात एक बार अब कुणाल से करते हैं। कुणाल, मॉर्निंग, बताएं आपके आज के ट्रेड्स क्या होंगे, आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग अजय जी, प्रियंका जी एंड डिम्पी जी। वेल, आज का ट्रेड जो है वो इंडिगो को लेके है, क्योंकि एक लंबी अच्छी खासी छुट्टी आ रही है और लोगों ने अच्छा खासा प्लान भी बना लिया है, तो सोचा कि चलो इंडिगो पे कॉल दे देते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बता रहा है इंडिगो का एंड ब्रेकआउट भी है। लाइकली चांसेस है कि आने वाले दिनों में काफी अच्छी मोमेंटम इंडिगो में देखने को मिल सकती है। 2560 के अराउंड का क्लोजिंग है, बाय करके चलिए। 2490 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करेंगे। 2690 का पहला टारगेट है जो इंडिगो हमें दिखा सकता है, वो जैसे ब्रेक होगा 2735। 2735 का दूसरा टारगेट भी स्टॉक हमें दिखा सकता है।
और दूसरा स्टॉक है आरसीएफ। काफी अच्छी मोमेंटम हमें रिसेंट डेज में आरसीएफ में देखने को मिली है एंड ब्रेकआउट भी हमें स्टॉक में देखने को मिला है। तो आरसीएफ यहाँ से बाय करके चलने की सलाह है। 116 के पास का क्लोजिंग है, बाय करके चलिए। 112 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करेंगे। टारगेट की बात करें तो 120 का पहला टारगेट है जो आज ही हमें दिखाएगा एंड अगर वो ब्रेक होता है तो 124 तक के भी टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो इंडिगो और आरसीएफ दोनों यहाँ से बाय करके चलने की सलाह है। ओके, तो ये कुणाल जी ने अपनी कॉल्स दे दी हैं। अब जरा संतोष जी से उनकी ट्रेडिंग कॉल समझ लेते हैं। संतोष सर, गुड मॉर्निंग, आपके जरा ट्रेडिंग कॉल्स बताएं। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे दो कॉल्स है, दोनों मिक्स है। एक बाइंग साइड है, एक सेलिंग साइड है। बाइंग साइड कैश मार्केट से JKIL। इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। इसके नतीजों के बाद और तेजी देखने को मिली थी। इसने एक पुल बैक दिखाया था। पुल बैक के दौरान इसने अपने टेंडर मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और फिर से अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। आपका टारगेट रहेगा 420 का, स्टॉप लॉस रखना चाहिए 385 का। एक सेल साइड भी है, JSW स्टील। हमने पिछले 2 दिनों में चाइना से थोड़े से वीक डेटा आते देखे। आज मॉर्निंग में भी जो इन्फ्लेशन नंबर आया है वो भी कमजोर आया है और यहाँ पर आप नोटिस भी करोगे तो 800 के स्ट्राइक पर काफी ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। स्टॉक 800 को रिजेक्ट कर रहा है और कल अपने 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है। तो यहाँ पर और सेलिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पर 785 का टारगेट रहेगा और 808 का स्टॉप लॉस रहेगा। में JSW स्टील पर आपको यहाँ प्रेशर दिख रहा है, आप सेल कॉल दे रहे हैं, ठीक है। जतिन, मॉर्निंग, वेलकम। बताएं कौन सी होंगी आपकी आज की रिकमेंडेशन? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का जो व्यू है कि हमें एक स्टॉक पिकर्स की मार्केट में है। हमें लगता है कि मैं भी एक दो जो ट्रेडिंग रिकमेंडेशन देना चाहूँगा वो एक बाई साइड पे होगा और एक सेल साइड पे होगा। तो जो मेरा बाई साइड का रिकमेंडेशन होगा वो गेल इंडिया होगा। तो गेल इंडिया के अगर जो हम डेली चार्ट्स देखें तो पिछले एक वीक से हमने एक 123 के लेवल से थोड़ा करेक्शन देखने मिला है और वो 20-डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे आ गया है। तो हमें लगता है कि गेल इंडिया फिर से एक अपना अप ट्रेंड शुरू कर सकता है। सपोर्ट पे आ गया है तो और कल के ट्रेडिंग सेशन में एक बुलिश कैंडल भी बनाया हुआ था। तो हमें लगता है कि गेल इंडिया यहाँ से बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में मेरे को लगता है कि 123 125 के लेवल्स इन द शॉर्ट टर्म दिखने चाहिए और नीचे में हमें एक 112 का एक स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। जो मेरी सेकेंड पिक होगी वो मेटल स्पेस में होगी। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा हुआ है कि मेटल स्पेस में एक खासा दबाव बना हुआ था और JSW स्टील मेरी भी एक सेल रिकमेंडेशन जो मैंने पिक की है। हमें लगता है कि 820 जो अगस्त फ्यूचर्स का लेवल है, अगस्त फ्यूचर्स में 820 के स्टॉप लॉस के साथ 775 के लेवल्स के लिए हम इसे शॉर्ट करके चलना चाहेंगे। ओके, ठीक है। JSW स्टील आपकी भी एक शॉर्ट कॉल है। आप बस यही है ना, इसके अलावा और तो कोई नहीं है ट्रेड आपके, जतिन? जी, 2 ट्रेड है, एक बाई साइड और एक सेल साइड। ठीक, डन। ठीक है, दोनों ट्रेड हमने नोट कर लिए हैं। अब जरा सोनी पटनायक से जुड़ते हैं, उनसे जरा पता करते हैं उनके ट्रेड क्या हैं। सोनी, गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेड आज के। मॉर्निंग डिम्पी जी। जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट रेंज बाउंड लग रहा है, इससे बेटर है कि हम एक बाय और एक सेल साइड के कॉल्स पे जाएं। बाय टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रही है सोनी से फिर कनेक्ट कोई बात करने की नहीं, वापस कोशिश आएंगे। करेंगे। हाँ, ठीक है। कॉल्स चलिए उनकी एक बार एड्रेस कर लेते हैं। कॉनकॉर पे बता रही थी वो कुछ, लेकिन दूसरी कॉल भी एक बार उनकी लेकर आते हैं सोनी से, फिर उनका व्यू भी समझ लेगा। 734 और 734 पहला टारगेट और 748 दूसरा टारगेट होगा। एस्ट्रल पर वो थोड़ा सा दबाव देख रही है, 1940 1920 तक स्लिप कर सकता है। तो एक बाय और एक सेल कॉल होगी, ठीक है। ठीक है, एक बार डिम्पी से भी समझ लेते हैं। डिम्पी ने जो आज 2 स्टॉक्स निकाले हैं वो कौन से हैं? डिम्पी बताएं, आपकी बात पूरी हो नहीं पाई थी। हाँ, वो थोड़ा कनेक्शन नहीं हो पाया था अच्छे से, लेकिन एक शेयर जो है जिस पे ध्यान रखा जाए वो है बायोकॉन। बायोकॉन एक लॉन्ग के हिसाब से आप शेयर देख सकते हैं। असल में क्या है कि डेरिवेटिव के हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग बन रही है। अब धीरे धीरे कल की क्लोजिंग मार्केट की पूरी पोजीशनिंग को निकेट कर रहा था। दूसरा पॉइंट, आप इसके चार्ट को देखेंगे ना जो हमने ड्रॉ किया आपके लिए, उसमें बहुत ही एक पॉइंट बड़ा इम्प्रेसिव आपको दिखेगा। पहला, ये 2022 से
फरवरी 2022 से लेके अब तक एक डाउन सर्कल में फंसा हुआ शेयर था, धीरे धीरे करके ब्रेकआउट कर रहा है और अब इस चपेट से बाहर निकल रहा है। अभी तो 33% की रिकवरी भी नहीं हुई है और अगर ये शेयर चलने पाया तो एक वैल्यू बैगर भी हो सकता है। ये आप देखिए, अब ये ब्रेकआउट करके धीरे धीरे चलने के कगार पर, और जो लाइन हमने साथ में ड्रॉ की हुई है ये 200 दिनों की एवरेज है कि इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट, मूड और माहौल को दिखाती है। तो ये बाय कौन पे ध्यान रख सकते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, पोजिशनल कैंडिडेट है, इस पे ध्यान रखा जाए। दूसरा शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो एक सेल है, जैसे ज़्यादातर एनालिस्ट ने आपको दिए तो हमारी तरफ से भी एक सेल कॉल रहेगा, वो है मारुति का। यहाँ पर आप बिकवाली कर सकते हैं। मारुति के अंदर जो पोजीशनिंग हुई है वो धीरे धीरे अब कमज़ोर हो रही है, ये बाउंस बैक नहीं कर रहा, हर बढ़त के अंदर अब बाउंस बैक नहीं हो रहा। अगर आप इसके चार्ट देखेंगे जो हमने आपके लिए ड्रॉ किए हैं तो आपको उसमें क्लियर विजन दिखेगा कि 200 दिनों की एवरेज के नीचे आया और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका वेट कर रही है कि यहाँ से आके हिट करता है तो ब्रेक होता है। ये हमने आर्ली बेसिस पर रखा है। ये शेयर थोड़ा बड़ा है, इसको डेली पे चेक नहीं करना चाहिए क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं वो टिपिकली आर्ली पे इसको चेक करें। तो आर्ली ट्रेड ये वीक कैंडिडेट हो चुका है। अब जब तक ये डिसाइसिव वापस ऊपर इस लाइन के ऊपर नहीं आता है चलेगा ही नहीं और कभी भी एक मेजर फॉल दे सकता। कोई बड़ी बात नहीं है कि ऑटो ही आपका कल्प्रिट साबित हो जाए बाजार को अगर नीचे लेके आना, और उसमें मारुति अव्वल नंबर हो सकता है। तो इसलिए इस शेयर पे भी ध्यान रखिएगा। एक वीक कैंडिडेट है मारुति, दूसरा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है बायोकॉन, इस पे आप ट्रेड ले सकते हैं आज। कौन बाय साइड और मारुति सुजुकी पे आप थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं, ये दो स्टॉक्स रहेंगे, ठीक है। लेकिन एक खास इंटरेक्शन जो अजय आप कल करके आए हैं मिस्टर नायक के साथ, आई एम श्योर बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस वो कोशिश कर रहे होंगे आपसे एक इंटरव्यू में बात करने की। मैं कोशिश कर रहा था उनसे एक्सट्रैक्ट करने की 60 साल का उनका जो एक्सपीरियंस है, 6 डेकेड्स का एक्सपीरियंस का मैं एक आधे घंटे में निकालने की कोशिश कर रहा था कि आज एल&टी की एजीएम है और आज वो आखिरी एजीएम अटेंड करेंगे एज चेयरमैन। गाइड और मेंटोर तो वो रहेंगे ही, तो हमने एक स्पेशल इंटरेक्शन उनके साथ किया है जिसकी आपको झलक दिखाएंगे। वो उस एज में भी किस कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बात कर पा रहे थे? देखिए ब्रेन जो है ना उनका, ही इज ए लेजेंड। पहली बात तो है नायक साहब एक लेजेंड है। उनकी एक छोटी सी हम आपको बाइट सुनवाते हैं, फिर हम कुछ विजुअल लाने की कोशिश करेंगे। मतलब अलग लेवल, हालांकि मैं तो इतने सालों से उनसे बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन हम शायद इस एज में हम लोग कितने, हम में से कितने लोग 80 के करीब इतना शार्प रह पाते हैं वो देश के बारे में, क्योंकि नेशन बिल्डिंग में एल&टी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और एल&टी का जो फ्यूचर है वो एल&टी के पास्ट के बारे में ही नहीं, सिर्फ एल&टी के, उन्होंने कहा कि मेरे नज़र में एल&टी 2 है, एल&टी 1 और एल&टी 2। एल&टी 2 एल&टी ऑफ फ्यूचर है, जो रिन्यूएबल, सोलर और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स, और एल&टी ऑफ द पास्ट जो लेगेसी करती है। एक छोटी सी बाइट बताते हैं, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। The L&T which you have built up for tomorrow, as you were saying, for that, what are the areas where you see the sunrise sectors for opportunities from L&T's perspective? So far, what we are doing in yesterday's L&T, hydropower, clean air, correct, nuclear power, clean air, right? Then, if you do solar power, which L&T is the biggest, yes, putting up the plant. yes, EPC work. And you might be surprised to know we are doing 10,000 crore worth of solar power plant in Saudi, outside India. And this year our target is 8,000 more. Doubling it. So we have 50% outside, 50% within India. In India, basically the resources Is an issue. are not good enough. And the third thing is wind energy. Right? Now we are working on wind energy, not just green energy, so-called what you call. According to me, green energy is all these four All energy. put together. Now, wind energy needs a lot of space. And that you can't take away from agriculture. तो ये एल&टी के नायक मिस्टर A.M. नायक, इनका पूरा मतलब जो बातचीत हमने की है बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत है। वो आपको करीब 9:30 के आसपास यहाँ पे 18 स्वदेश पे हम चर्चा करेंगे इस बारे में। लेकिन अभी हम वापस लौटते हैं और हम बात करेंगे स्टॉक्स इन न्यूज़ की। शाम को बड़ी डील्स कौन सी हुई, बड़ी ब्रोकरेज कमेंट्रीज जो आपको अपने नज़र पर रखनी चाहिए। हमारी टीम हमारे साथ जुड़ रही है। सबसे पहले आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या खबर लेके आई हैं आप।
हाय सर, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले अदानी विलमार की बात करेंगे। अदानी ग्रुप स्टेक बेचना चाहता है। ग्रुप के पास अभी 44% स्टेक है, जो 22,500 करोड़ के आसपास उसका वैल्यूएशन आता है। कंपनी कुछ स्टेक रिटेन करेंगी, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो ग्रुप स्टेक बेचना चाहती है, जिसके चलते अदानी विलमार पर आज स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस डेटा आया था ओवरनाइट जुलाई के महीने का, जिसके चलते कुछ लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। SBI लाइफ ने AP ग्रोथ 40% का रजिस्टर किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जुलाई के महीने में। HDFC लाइफ ने 5% का नेगेटिव ग्रोथ रिपोर्ट किया है और ICICI प्रूडेंशियल में करीब 12% का APE ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसके अलावा एंजल वन पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज बैठक है, जहां रीस्ट्रक्चरिंग प्लान्स डिस्कस किए जाएंगे, जिसके चलते इस पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा टाटा मोटर्स की कल AGM थी। कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट कमेंट्री आती हुई नज़र आई है। सबसे पहले उन्होंने डेट की बात की है। कंपनी नेट डेट फ्री, जीरो नेट डेट कंपनी बनना चाहती है। इस फिस्कल में ही कंपनी का प्लान है कि कंपनी डेट फ्री बन जाएगी। और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर भी कंपनी JLR जो कंपनी का बिजनेस है, उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ट्रांजिशन के भी कंपनी के प्लान्स है, जो कंपनी ने हाईलाइट किए। कुछ अच्छी मैनेजमेंट कमेंट्री आती हुई नजर आई, जिसके चलते टाटा मोटर्स पर भी आज स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा टालब्रोस ऑटोमोटिव, जहां स्टॉक स्प्लिट कंसिडर किया गया है, 1:5 में स्टॉक स्प्लिट अप्रूव किया गया। लूपिन से कुछ US FDA एक्शन आई है, जहां कंपनी की एक सब्सिडरी को अप्रूवल मिला है बॉडी ऑयल प्रोडक्ट के लिए। श्याम मेटालिक्स के ऑपरेशनल डेटा आए जुलाई के महीने के, जहां स्पंज आयन में 37% का ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पिछली तिमाही में। और लॉन्ग स्टील वॉल्यूम्स में भी करीब 5% का ग्रोथ देखने को मिला मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। इसके अलावा कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है आज, उसकी भी बातचीत कर लेते हैं। बर्जर पेंट्स, जहां बोनस इश्यू कंसिडर किया जाएगा, और आरती ड्रग्स, जिसका बायबैक आज शुरू होगा, जिसके चलते इन दो स्टॉक्स पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं। इन स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स के ऊपर ट्रेडिंग आइडियाज के बारे में बात कर लेते हैं। अदानी विल्मर की पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये खबर एजेंसीज के हवाले से है, लेकिन बाजार इसको जिस तरह से कंज्यूम करेगा हम वैसे करते हैं। इस पर हम एक व्हाट इफ लगा देते हैं। अभी हमें अपने इंडिपेंडेंटली ये कंफर्म नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन खबरें ये आ रही है इंटरनेशनल एजेंसीज के हवाले से कि इसमें 44% स्टेक सेल हो सकता है। देखिए भाव, देखिए टॉप से स्टॉक कितना गिरा है, 41% लोअर है। चार्ट्स क्या बता रहे हैं, कुछ पोजीशनिंग शुरू हुई है इससे पहले या नहीं? संतोष सर, अदानी विल्मर के चार्ट पे देखिए, बताइए। अदरवाइज भी अगर आप देखें ना, अदानी में सारे स्टॉक्स बहुत अच्छा रिकवर करके नीचे से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टॉक अभी भी रिकवर नहीं किया अदानी विल्मर का स्टॉक। आपको लगता है कि केस बन सकता है अगर इसके अंदर वाकई किसी बड़े इन्वेस्टर की या बायर की रुचि आ रही है? ये अडानी विल्मर की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस जंक्चर पर बैठा है वो क्रिटिकल जंक्चर है, क्योंकि मई के मंथ में इसी लेवल के आसपास एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी स्टॉक में। 380 से हमको 500 रुपए तक का अपसाइड देखने को मिला था। तो अगर ये 400 से 380 के जोन में कहीं सपोर्ट लेने में कामयाब हो जाता है तो मुझे लगता है यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो रिस्की है काफी, लेकिन अगर कोई एग्रेसिव बेट लेना चाहता है तो 370 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन बना सकता है, क्योंकि स्टॉक जैसे ही 410 क्रॉस करेगा एक मोमेंटम पकड़ते हुए दिखेगा। तो 10 के ऊपर थोड़ा सा मोमेंटम में स्टॉक में देख रहे हैं, पर देखना होगा कि आज कैसे इस पर रिएक्शन आता है। एक बार क्विकली कल की जो अर्निंग्स आई हैं वो सारी कंपाइल किया है पूजा ने मार्केट आवर्स के बाद, वो भी समझ लेते हैं। बताएं पूजा। जी, काफ़ी ढेर सारे नतीजे आए हैं। अगर निफ्टी कंपनी से शुरुआत करें तो कोल इंडिया के नतीजे अनुमान से बेहतर नज़र आ रहे हैं। आय में करीब 2.5% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। मुनाफा घटा है 9.8% से कंपनी का, लेकिन अनुमान से बेटर नंबर्स नज़र आ रहे हैं। वायदा बाजार से बात करें तो सीमेंस ने अपने नतीजे घोषित किए। मार्जिन को अगर छोड़ दें तो बाकी फ्रंट पर नंबर्स अनुमान से बेहतर नज़र आ रहे हैं। आय में 14% की ग्रोथ और मुनाफा 51% बढ़ा है कंपनी का। अब कैश सेगमेंट के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर भी लिस्ट काफ़ी लंबी है। फिनिक्स मिल से शुरुआत करेंगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हर फ्रंट पर। आय में 51% की ग्रोथ और एक्सेप्शनल आइटम के चलते मुनाफे में थोड़ा हिट आया है, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर भी नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। मुनाफे में 20% की ग्रोथ और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों में ही गिरावट कंपनी ने दर्ज की है। इसके बाद प्रेस्टीज एस्टेट्स के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छे नंबर्स नज़र आ रहे हैं।
मुनाफा 27%, स्पेशली मार्जिन अगर देखेंगे तो 24% से बढ़कर 31% की कंपनी ने घोषित किए हैं। स्टार सीमेंट के नतीजे भी अच्छे नजर आ रहे हैं। आय में 14% की ग्रोथ है, मुनाफा 38% से बढ़ा कंपनी का। और इसके अलावा डेटा पैटर्न्स के नतीजे भी हर फ्रंट पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आय में 30% की ग्रोथ और मुनाफे में 81% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। आखिरी में बात करते हैं ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की। यहाँ पर नतीजे कमजोर नजर आ रहे हैं हर फ्रंट पर। आय घटी है 27% से और मुनाफे में भी करीब 56% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की। ठीक है, तो ये तो सारे नंबर्स रहे। ब्रिगेड एंटरप्राइज के भी नंबर्स अच्छे आए। इनफैक्ट पूरा रियल एस्टेट स्पेस इस वक्त थोड़ा दबाव में है क्योंकि चल भी चुका है। और इस हफ्ते देखना होगा कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस को फर्क भी पड़ता है, लेकिन स्टेट थोड़ी सी क्लियर तभी होगी जब हमें ये भी पता चलेगा कि रुख कैसे रहता है आरबीआई गवर्नर का। लेकिन जो नंबर्स आए उसमें सीमेंट्स के नंबर आए, थोड़ा सा कैपिटल गुड स्पेस पे भी अभी सबड्यूड सा मार्जिन का दबाव, ओनली मार्जिन। ये देखिए थोड़ा मार्जिन बाजार की उम्मीदों से कम है। कैपिटल गुड स्पेस में सब जगह देंगे। कमेंट्स में भी थोड़ा एक्सपोर्ट्स पे म्यूटेड रिस्पांस था, तो थोड़ा सा कैपिटल गुड्स लग रहा है फ्लेवर ऑफ द देखिए 2-2.5 साल से चल रहा है खैर, तो सारी चीजें पक गई हैं उसके अंदर। लेकिन मेरी नजर गई सीमेंट, ये आपके शॉपर स्टॉप के नंबर्स पे। शॉपर स्टॉप का भाव देखिए इस समय क्या है। आपको कुछ क्वार्टर्स से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पे जो पलटा है शॉपर स्टॉप। नहीं, शायद मैं कंफ्यूज हो गया। शॉपर स्टॉप नहीं, ये आपकी फिनिक्स के नंबर्स आए हैं, राइट? हाँ, फिनिक्स के नंबर आए। शॉपर स्टॉप निकल गया मेरे मुंह से, वो पहले ही आ गए थे, लास्ट वीक आ गए थे। बट फिनिक्स में ये नंबर देखिए, 300 वाला 800 करोड़ प्रॉफिट, 30% टॉप लाइन ग्रोथ। भाव देखिए, स्टॉक 1700 रुपये में बैठा हुआ है, 52 वीक हाई। ये एक ऐसा स्टॉक है। नतीजे थर्ड क्वार्टर इन रो है, मैं तो तीसरे क्वार्टर पर देख रहा हूँ। सॉलिड प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक की ग्रोथ साथ में हो रही है। और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मैं आपको बता दूं, 3 साल में अगर ये आपका स्टॉक 3-4 हज़ार रुपये भी हो जाए ना, तो बड़ी बात नहीं होगी। जो उन्होंने प्लान अपने छोटे शहरों में फिनिक्स मॉल्स खोलने का दिया है। और मैं खुद लखनऊ से आता हूँ। लखनऊ एक छोटा शहर तो नहीं है, बट हुआ करता था जब मैं छोड़ के आया था। लखनऊ, कानपुर, छोटे छोटे जिलों कस्बों में मॉल्स का जो क्रेज है, और फिनिक्स में उसको पूरी तरह कैप्चर। 500 इन्होंने नए मॉल्स टियर 2 टियर 3 में खोलने का ऐलान किया है नेक्स्ट 2-3 साल में। ये सारा जो ग्रोथ आएगा ना, जबरदस्त नंबर्स में आएगा, जो मुझे लगता है मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है। रोहिया साहब बहुत शानदार काम कर रहे हैं। एनीवेज, क्विक चार्ट चेक ले लेते हैं। जितेन, जरा फिनिक्स मिल के चार्ट को देख के बताइए, 1700 रुपये पे आ गया है। इस तरह के नंबर्स से जो सॉलिड नंबर हमने देखे, आपको लगता है पोजिशनली ये 1800 1900 के लिए भी तैयार हो सकता है, क्योंकि ये कैश स्टॉक है? देखिए, अगर जो फिनिक्स मिल्स की मैं अगर जो बात करूं तो ट्रेंड एकदम पॉजिटिव है। डेली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स हायर टाइम फ्रेम पे है, हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, तो इसमें ट्रेंड के तो कोई डाउट नहीं है कि अपसाइड पे है। लेकिन एक मैं आपको जो एक ऑब्जर्वेशन बताना चाहूंगा कि ये थोड़ा चल चुका है, और जब भी ये अपने 20 या 40 डे एवरेज पे आता है, वहीं से अपनी एक नई ट्रेंड शुरू करता है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक डिप पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी बनती है। जो उसका 20 डे एवरेज है वो अराउंड 1600 के आसपास है। तो अभी जब भी 1600 1580 के आसपास आता है, तो वहां पे एक बाय ऑन डिप की एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में ये जो रिसेंट के जो स्विंग्स आए अराउंड 1800, वहां पे जरूर एक बार फिर से रीअटेम्प्ट करेगा चलने के लिए। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति इसमें अपनानी चाहिए। हमें लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, तो डिप जहाँ पे भी आए सपोर्ट पे, तो वहां पे बाय करके चलना चाहिए। ठीक है, इस बीच पार्थिव शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। और साथ ही इंश्योरेंस का जो डाटा आया था, इनफैक्ट ये डाटा तो कल ही मार्केट के पास आ गया था, कुछ रिएक्शन कल मिला, शायद कुछ रिएक्शन आज भी मिल जाएगा। इसलिए नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पे पार्थिव से एक टेक ले लेते हैं। वो डाटा भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, सीन्स में पड़ा है। पार्थिव, आप कोई कंपनी देख पा रहे हैं इसमें जो आपको लग रहा है कि हाँ बेहतर है और जिनमें ट्रेड बनता है, या फिर कोई वैल्यू बाय बनती है एक्चुअली? गुड मॉर्निंग एवरीवन।
देखिए इंश्योरेंस स्पेस आई थिंक डेफिनेटली हैज अ लॉन्ग वे टू गो, बिकॉज इंश्योरेंस स्पेस में हम जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में जो प्रोटेक्शन गैप है अभी भी हमारा बहुत हाई है, विच गोज टू शो कि वी आर हाईली हाईली अंडर पेनिट्रेटेड। और एक डेटा पॉइंट है जो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि ऑलवेज इट हैज प्रूवन करेक्ट, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हमेशा बढ़ता है जब पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, और इंडिया हैज ऑलरेडी क्रॉस द $2000 थ्रेशोल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, बिकॉज ये $2000 से आगे जाते 10 साल 15 साल में ये $10,000 होने वाला है। तो उस लिहाज से जो भी कंट्रीज में ये थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ है, हमने देखा है कि इंश्योरेंस के टुवर्ड्स का जो सेविंग्स बोले या तो प्रोटेक्शन गैप बोले वो हमेशा कम होता है। तो उस लिहाज से ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है और जहाँ पे जो मार्केट लीडर्स है, और ऑलरेडी हमने ये इंडस्ट्री में काफी कंसोलिडेशन देखा है। सो नेम्स लाइक HDFC लाइफ है, SBI लाइफ है, यहाँ पे हमें लग रहा है कि इट इज वेरी इजी टू पेंसिल इन अ 15% एवरेज प्रीमियम इक्विवेलेंट ग्रोथ। और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन भी है, हमने देखा है कि पास्ट में जो ये लोग 16-18% के आसपास करते थे, अभी इट हैज बिकम अ न्यू नॉर्म ऑफ डूइंग एनीवेयर अपवर्ड्स ऑफ 22%। और HDFC लाइफ जैसी कंपनी हमेशा इनोवेटिव रही है इन टर्म्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। हाँ, अगर हम मंथ और मंथ देखेंगे तो कभी कभी डेटा लंपी रहेगा, बिकॉज सीजनैलिटी भी रहती है ये सेगमेंट में। लेकिन आई थिंक डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस कमिंग फ्रॉम द बजट, आई थिंक ये कंपनीज ने उनका बिजनेस मॉडल काफी अच्छी तरह से मिटिगेट किया है। तो लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में सबसे प्रेफर्ड पिक हमारा HDFC लाइफ रहेगा। 3.2 टाइम्स के प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू पे कोट हो रहा है, विच इज नॉट चीप इफ वी कंपेयर विद ग्लोबल पीयर्स। लेकिन ग्लोबल पीयर्स में गारंटीड 15% का ग्रोथ नहीं आने वाले 10 साल के लिए, तो वो HDFC लाइफ में है। दूसरा, नॉन लाइफ स्पेस में जनरल इंश्योरेंस में हमें ICICI लॉम्बार्ड बहुत अच्छा लग रहा है। नो डाउट कंपनी हैड इट सेट ऑफ चैलेंजेस पोस्ट कोविड, और कंबाइंड रेशियो 104-103 के आसपास रहा है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक एसेट्स, आने वाले 2-3 साल में कंबाइंड रेशियो विल गो टुवर्ड्स लोअर देन 100%। तो उस लिहाज से जो ग्रोथ ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, और कंपनीज फोकसिंग ऑन नॉन कॉम्पिटिटिव और हाई मार्जिन सेगमेंट्स, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि हेल्थ केयर सेगमेंट एक बड़ा सेगमेंट ये कंप्लीटली हो सकता है। तो ICICI लॉम्बार्ड भी हमें अच्छा लगता है। ओके ठीक है, दो आपने शेयर्स बता दिए। ICICI लोम्बार्ड आपको नॉन लाइफ में ज़्यादा पसंद है और ये ऑलमोस्ट डेज हाई पे कल जाके बंद भी हुआ है। सोनी एक शेयर है, प्रेस्टीज एस्टेट, इसके नंबर आए, नंबर ठीक बताए जा रहे हैं, मार्जिन तो 31% हो गए। 31% मार्जिन प्रेस्टीज एस्टेट ने शो किए हैं इस बार। आप ज़रा चार्ट देख के बताएंगे, 601 के आसपास चल रहा है। ये एक्चुअली एक टाइट रेंज के अंदर है, ब्रेकआउट भी कर सकता है और वापस फॉल भी कर सकता है। आपका ज़रा व्यू पॉइंट चाहिए इस पर। ये स्टॉक मेरे ख्याल से जो है कि कल 615 का हाई एक मारा है और नीचे का उसने सपोर्ट जो पकड़ा है 578 का है। तो डेली चार्ट पे अगर मैं देखूं तो ट्रेंड ऊपर ही लग रहा है मेरे ख्याल से, बट उसका एक रेजिस्टेंस है 615 618 का एक उसका रेजिस्टेंस है। जब तक वो उसी रेजिस्टेंस को पार नहीं करता है, शायद उसको थोड़ा डिफिकल्टी फेस करेगा स्टॉक और ऊपर के ट्रेंड में और कंटिन्यू करने के लिए। तो मेरे ख्याल से आप इसको अगर बाय करना चाहें तो आप इसको वेट कीजिए, 615 618 का जब वो रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तभी आप उसको बाय कर सकते हैं। वो 640 और 650 की तरफ भी भाग सकता है। और नीचे के साइड में जो उसका इमीडिएट सपोर्ट है, मेरे ख्याल से उसका एक तो है 570 580 का उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो 580 को होल्ड करता है तो शायद वो 615 का जो रेजिस्टेंस है वो उसको ब्रेक कर सकता है। तो ये लेवल्स वॉच करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आज के डे के लिए, और फॉलो बाइंग इसमें आ रही है आज के डे में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए। तो आप इसको 615 618 का वो रेजिस्टेंस को वॉच करके रखिए। वॉच करना होगा लेवल्स को, ठीक है। कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक बार बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स आज क्या क्या आई हैं वमाक्षी लेकर आई हैं। वमाक्षी बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम होटल्स के साथ। हम देख रहे हैं इन्वेस्टर की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। मार्जिन्स करंट लेवल पर शायद स्टेबलाइज हो सकते हैं, और ओवरऑल इन्होंने शैली होटल्स और लेमन ट्री होटल्स पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। इनका कहना है कि काफ़ी मजबूत पाइपलाइन नज़र आ रही है, सस्टेनेबल कॉस्ट रिडक्शन के इनिशिएटिव्स भी है और ओवरऑल इंडस्ट्री डायनामिक्स भी सुधर रहे हैं। मगर इनकी तरफ से होल्ड की राय के साथ कवरेज शुरू हुई है इंडियन होटल्स पर, क्योंकि वैल्यूएशंस यहाँ पे थोड़े से स्ट्रेच नजर आ रहे हैं।
इसके अलावा टू व्हीलर स्पेस पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। उनका कहना है कि हार्ली एक्स 440 के बुकिंग्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। अर्निंग्स अपसाइड हार्ली एक्स 440 से हालांकि लिमिटेड रहेंगे हीरो के लिए, मगर ये एक बड़ा डी रेटिंग रिस्क है आयशा मोटर्स के लिए। हार्ली या ट्रायम्फ के जो सक्सेस के चलते आयशा मोटर्स के मार्केट शेयर लॉसेस नज़र आ सकते हैं और ओवरऑल इसी के चलते डी रेटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हिंडाल्को भी हमारे रेडार पर है। कल ही कंपनी के पहले तिमाही के नतीजे आए थे और CLSA का कहना है कि लार्जली भारतीय कारोबार इनलाइन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। फर्दर कॉस्ट रिडक्शंस की गाइडेंस भी कंपनी की तरफ से आ रही है। लेवरेज में हमने देखा थोड़ी बढ़ोतरी है, मगर ये सीजनल है। मगर ओवरऑल अगर हम देखें CLSA की जो मीडियम टर्म थीसिस है ये अभी भी इंटैक्ट है और इसी के चलते उनकी तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें कोल इंडिया भी हमारे रेडार पर है। CLSA का कहना है कि पहले तिमाही के नतीजे अनुमान के मुताबिक आए हैं। ई ऑक्शन रियलाइजेशन अभी थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं, मगर हालांकि अगर हम देखें तो ये लार्जली एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है। डिविडेंड यील्ड भी हाई रह सकता है और इसी के चलते CLSA ने कोल इंडिया पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। अडानी पोर्ट्स पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इनका कहना है कि Q1 के रेवेन्यू Q1 का जो आय कंपनी ने रिपोर्ट किया है वो अनुमान से कमज़ोर रिपोर्ट किया है। मार्जिन्स आगे चलते थोड़े इम्प्रूव हो सकते हैं जब एक्वायर्ड पोर्ट्स की एफिशिएंसी बढ़े। ओवरऑल जेफरीज की तरफ से अडानी पोर्ट्स पर खरीदारी की राय आ रही है। इन्होंने अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 890 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे सीमेंस पर। मैक्वारी का कहना है कि ऑर्डर फ्लो कंसेक्यूटिवली थर्ड क्वार्टर के लिए 5000 करोड़ रन रेट पर रहा है। काफ़ी मजबूत ग्रॉस मार्जिन परफॉर्मेंस इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी प्राइसिंग प्रेशर नहीं है, तो ये भी एक पॉजिटिव है जिसके चलते मैक्वारी ने सीमेंस पर आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। थैंक्स वेरी मच ये सारे रिपोर्ट्स कंपाइल करने के लिए। तो होटल्स पर जेफरीज के आयशा मोटर पर सीमेंट्स पर मैक्वारी और PB फिनटेक पर मैक्वारी, ये सारे रिपोर्ट्स इंटरेस्टिंग। इन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं, कुछ स्टॉक्स भी लेते हैं। पार्थिव के साथ एक स्टॉक डिस्कस करते हैं। पार्थिव, एंजल वन, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और एंजल वन की जिस तरह की मूव है इनके साथ बड़ा ट्रिगर जो है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बिजनेस है। एक रिपोर्ट के जो कंक्लूड्स निकल कर आया वो ये कि डिजिटल ब्रोकिंग जो उनका कोर बिजनेस है वहाँ तो अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर ही रही है कंपनी। बड़ा कैविएट जो हो सकता है वो हो सकता है कि जो ये फोरे कर रही है दूसरे रेवेन्यूज़ में भी, दूसरे बिजनेसेस में भी, जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और ये इस बिजनेस को ट्रैक्शन मिलेगा। आप इस पूरे स्पेस में ब्रोकिंग बिजनेस में कहाँ पर एंजल वन को देखते हैं? क्या आपकी प्रिफर्ड लिस्ट में होगा? कैसे इसके रेवेन्यू मॉडल्स दिखते हैं आपको? See, I would say stupendous growth story है और मुझे याद है जब IPO आया था तब hardly anyone was interested because traditionally जो broking services business है उसको काफी commoditized गिना जा रहा था और जो competition आता है with likes of Zerodha, Grow, तो ऐसा ही लग रहा था कि इस तरह के ट्रेडिशनल ब्रोकिंग बिजनेस कैसे ज्यादा क्लाइंट्स एक्वायर करेंगे। लेकिन एंजल वन हैज रियली डन फैंटास्टिक इन टर्म्स ऑफ जो पूरा डिजिटाइजेशन का पेनिट्रेशन उन्होंने किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो अभी के तारीख में उनके 15 मिलियन जितने कस्टमर्स है जो क्वार्टर भी करीबन 9.5% ग्रो हुए। यहाँ पे जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज है जहाँ पे ट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है, वहां से भी थ्रू डिजिटल नेटवर्क थ्रू eKYC उन्होंने बहुत ही फैंटास्टिक पेनिट्रेशन किया और उनका मार्केट शेयर काफी इंटैक्ट रखा है। नॉट ओनली दैट, आई थिंक जो सुपर ऐप की बात हो रही है उसके वजह से मुझे लग रहा है कि जो एक्टिव यूजर्स है, बिकॉज हैविंग कस्टमर्स इज वन थिंग, लेकिन कितने कस्टमर्स एक्टिव रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके जो एक्टिव कस्टमर मेट्रिक्स है आई थिंक दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और एक बार ये कस्टमर बेस हो गया तो भले ना ट्रेडिशनल बिजनेस एक लो मार्जिन बिजनेस है, लेकिन क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी और वॉलेट शेयर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। बिकॉज हम जानते हैं इंडिया में पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है और उस लिहाज से सेविंग्स भी बढ़ रहा है। तो जब कस्टमर एक्विजिशन ऑलरेडी हो और आपके पास एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आप अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सके, वेदर इट इज गोल्ड, वेदर इट इज ETF, म्यूचुअल फंड्स, तो एंजल वन जैसी कंपनी को डेफिनेटली आगे जाते बहुत फायदा होगा। फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस है, वैल्यूएशंस के लिहाज से 14 टाइम्स 15 टाइम्स पे। तो आई थिंक लॉन्ग वे टू गो फॉर कंपनीज लाइक एंजल वन टू क्रिएट मोर वेल्थ फ्रॉम हियर। ठीक है, ये हो गई एंजल वन। बट मैं आपको बता दूं, थोड़ी जब तक आपके पास बहुत डिटेल्स ना आ जाए एंजल वन की रिस्ट्रक्चरिंग को लेके, उम्मीद हो थोड़ा सा नीचे रखिएगा, क्योंकि आपको याद होगा एक हफ्ते पहले मोतीलाल ओसवाल भी रिस्ट्रक्चरिंग की खबर पे ऐसे ही 10% चल गया था। मालूम चला कि वो सेबी ने कुछ बदलाव लाए हैं, किस तरह की कंपनी के अंदर ब्रोकिंग कंपनीज के लिए किस तरह स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उसके लिए मैंडेटरी रिस्ट्रक्चरिंग, जो रिस्ट्रक्चरिंग बाजार को जिसकी आदत है कि कोई बड़ा हाइव ऑफ करके स्टेक सेल वगैरह है, ये वो रिस्ट्रक्चरिंग उस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग है नहीं, जरा एक बार देख लीजिए। लेकिन एंजल वन को इंडिविजुअली आप देखिए तो बहुत शानदार कंपनी है, बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रही है। स्टॉक घटा था नीचे तक, उसके बाद 1000 से 1700 वापस आ गया।
अपने अर्निंग्स रिबाउंड की वजह से। रिबाउंड की बात करें तो कल एक स्टॉक हमने आपको प्री मार्केट में बताया था, फिर आपने 9 बजे उसमें ब्लॉक होता देखा, जो वो भी हमने आपको एक हफ्ते पहले शरद ने बताया था, और वो है आइनॉक्स विंड। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमने सिर्फ ये नहीं बताया था आपको ब्लॉक हुआ है, हमने आपको ये खास बात बताई थी कि 500 करोड़ का ब्लॉक 0 डिस्काउंट पे हुआ है। इसका मतलब कि डिमांड बहुत अच्छी है, अनमेट डिमांड भी है। अदरवाइज 500-700 करोड़ 1000 करोड़ के ब्लॉक्स डिस्काउंट के बिना हो ही नहीं सकते, हमेशा इसमें एक डिस्काउंट होता है। तो इसमें डिस्काउंट नहीं था कल, और स्टॉक डेज हाई पे बंद हुआ 7% ऊपर 225, क्योंकि अनमेट डिमांड बाजार में आ गई। और आप जानते हैं कि मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छी गाइडेंस वगैरह दी, और 2 कंपनी हैं अगर आप देखें इसमें, एक सुजलॉन एक आइनॉक्स विंड। सुजलॉन 8 वाला 20 हुआ है लगभग। कल जो डिटेल्स आए हैं कि प्रूडेंशियल, निपॉन वगैरह अहम खरीदार थे। चार्ट्स पे आप जरा देख के बताएं संतोष, आइनॉक्स विंड की कल जो क्लोजिंग हुई है 52 वीक हाई पे, वो क्या बताती है? अगर मैं कल लेके बैठा हूं तो रुकूं, क्या लेवल्स पॉसिबल हैं, या एक बार मुनाफा वसूल कर लूं? यस, आइनॉक्स विंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में स्टॉक एक अपस्लोपिंग चैनल फॉर्मेशन में चल रहा है। यहाँ पर अभी कोई भी साइन नहीं है वीकनेस के, तो मेरे हिसाब से मुनाफा वसूली करने की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। लग रहा है स्टॉक 260 तक के लेवल अभी दिखा सकता है, मेरे हिसाब से बने रहिए। आप अपना स्टॉप लॉस सेल करते चलिए। अब आपका स्टॉप लॉस प्लेस हो जाना चाहिए 210 के लेवल पर। स्टॉक में अभी कोई वीकनेस नहीं है, मुझे लगता है और बड़ी तेजी बन सकती है। फिर से ऑल राइट, ठीक है। तो ये तो बात हुई आयोनेक्स विंड पर, इसलिए कल भी ये 9% ऊपर तेजी के साथ बंद हुआ। मतलब इंटरेस्ट बहुत है स्ट्रीट में इसको लेकर, इतने समय से चल भी रहा है और अब भी चल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि नायक साहब मुझसे कह रहे थे कि नेक्स्ट 10-20 साल हाँ, विंड में इतना कैपेक्स हो रहा है, क्योंकि एलएनटी तो विंड, अगर आपको सारी फार्म्स वर्क लगानी है, necessary, हाँ। अगर आपको विंड फार्म लगाना है, तो ईपीसी जो है ना, इंजीनियरिंग का काम एलएनटी करती है। करेक्ट। तो वो कह रहे थे नेक्स्ट 10 साल इतना 10-20 बिलियंस ऑफ डॉलर्स विंड और सोलर में आने वाला है, और ये कोस्टल इंडिया में होने वाला है, क्योंकि कोस्टल इंडिया में विंड की वेलोसिटी बहुत तेज होती है, ओके। और वो वेलोसिटी चाहिए आपको। आपको ये हल्की सी हवा जो बॉम्बे में आप खिड़की पे खड़ी होकर लेती हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती है, Right. उसमें वेग चाहिए कितने नॉटिकल माइल्स का, हाँ। तब जनरेटर्स घूमते हैं, वो बड़े बड़े जो पंखे होते हैं, पवन चक्की जिसे कहते हैं, तब। तो वो कह रहे थे कि कोस्टल में भयंकर तरीके से 10-20 बिलियन डॉलर एवरी ईयर आता रहेगा, और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि विंड में इतना तो ये कैपेक्स है विंड, global। रेन्यूएबल, सोलर एनर्जी, ये फ्यूचर जनरेशन इसलिए तो नहीं कहा जा रहा है। इसीलिए तो वो बोलते हैं कि एलएनटी और फ्यूचर इन पे फोकस करेगा। हाँ, right, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट जहाँ जहाँ नंबर्स आए, एक बार हमने फिनिक्स को तो डिस्कस किया, प्रेस्टीज, कुछ और नंबर्स आप जो आए कर रहे हो जो इम्पोर्टेंट हो? मैं जो आरती इंडस्ट्रीज देख रहा था, आरती इंडस्ट्रीज, इनफैक्ट इसके पास जाते हैं अपने पार्थिव, क्योंकि पार्थिव के घर की कंपनी है पीछे अहमदाबाद की। पार्थिव, आपने देखा आरती इंडस्ट्रीज के रिजल्ट को? Yes, absolutely. Actually, I won't say अमदावाद की कंपनी, आप लेकिन आया है। झगड़िया, वापी, बहुत सारे प्लांट्स गुजरात में हैं, और कंपनी का मैनेजमेंट जो है यूबी सिटी से पड़े हुए हैं, और प्योर हार्डकोर बॉम्बेइट से, मुलुंड में पूरा फैमिली रहते हैं। सो बेसिकली आरती इंडस्ट्रीज वेरी बैड सेट ऑफ नंबर्स अजय, और हम जानते हैं कि ये क्वार्टर डेफिनेटली डिफिकल्ट था। कितना डिफिकल्ट था वो कल हमने देखा है। लेकिन पार्थिव, सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये खराब तो नंबर है ही, 4% घट गया, 4% मतलब 400 बेसिस पॉइंट करीब करीब घटा है मार्जिन वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पीक ऑफ पेसिमिज्म है या नहीं। हम यहाँ पे ये वाला एंगल देख रहे हैं। जी हाँ, खराब है, बिल्कुल मालूम है, 4 क्वार्टर से खराब आ रहे हैं, ये भी मालूम है। स्टॉक जो है आधे से ज़्यादा घट गया, ये भी पता है। कल मेरे को विनती ऑर्गेनिक्स का मैनेजमेंट बोल रहा था कि साहब 15 साल का वर्स्ट क्वार्टर है हमारा। मैंने कहा बिल्कुल सही है, तो क्या ये नेक्स्ट 5 साल की बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है? तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन आप ऐसा फील करते हैं क्या कि इस क्वार्टर में और सेकेंड क्वार्टर के बीच में जो बॉटम बनेगा, SRF, आरती, जो इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, इनके खराब क्वार्टर्स का बॉटम बनने की उम्मीद लग रही है आपको? यस, एब्सोल्युटली, कोई दो राय नहीं है। जो सिक्लिकल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ऐसे ही नंबर्स और ऐसे ही ट्रेंड्स पसंद आते हैं, बिकॉज तभी ये स्टॉक 40-50% उनके पीक वैल्यूएशन के डिस्काउंट में मिल रहा है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कंपनी तो बहुत ही शानदार है।
फिक्स्ड एसेट की क्वालिटी शानदार है, 1500 करोड़ का और कैपेक्स है, क्लोरोटोलिन वैल्यू चेन टारगेट कर रहा है जो पूरा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। इवन बेंजीन डेरिवेटिव्स में उनकी जो वैल्यू चेन है, बहुत ऑपरेशनली एफिशिएंट प्लांट्स ये कंपनी चलाते हैं और ग्लोबल लेवल पे डिफिकल्टी है। और हमारा ऐसा मानना है, जिस तरह की कमेंट्स आ रही है अलग अलग मैनेजमेंट से, आने वाले 2 या 3 क्वार्टर शायद डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन यस, एज यू राइटली मेंशन, मार्केट ये चीजें फैक्टरिंग करता है और इसीलिए ये शेयर्स ऐसे लेवल्स पे है जहाँ पे अभी किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे याद है लास्ट ईयर और उसके पहले आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल्स हमेशा हर 5-10 मिनट में मार्केट में बज था और अभी टोटली फॉरगॉटन स्पेस है। लेकिन स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर्स यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। शायद 1 साल तक हम पेन देखें, लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये लो बेस से बहुत ही शानदार रिकवरी होगी और मार्जिन्स में भी रिकवरी होगी और अच्छे जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं विद डी बॉटलनेकिंग कैपेक्स, विद न्यू ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड कैपेक्स, तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि आरती इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म में तो अच्छा करेगा, लेकिन आने वाले 2-3 क्वार्टर्स चैलेंजिंग है। ओके, ठीक है, ये आरती इंडस्ट्रीज पे एक व्यू पॉइंट हो गया। एक ना जेफरीज की रिपोर्ट आ रही है और वो जो रिपोर्ट है वो अदानी पोर्ट्स पर है। आपको ध्यान ही होगा 2-3 दिन पहले नंबर आए हैं और उन्होंने अपना मेंटेन तो बाय रखा और टारगेट प्राइस को भी बढ़ाया है। ये 855 से 890 कर दिया। ध्यान रखा जाए, अदानी पोर्ट्स पूरे अदानी ग्रुप में से वो ऐसी कंपनी है जिसने इस रिपोर्ट, जो हिडलबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसको सबसे पहले उसके जो दुष्प्रभाव थे उसको ख़त्म किया और उसके बाद ऊपर आके चल रहा है। अब नए टारगेट 890 के मिल रहे हैं। एक बार कुणाल, आप इसको चेक करेंगे। मान लीजिए मैंने रिकवरी में उस समय पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन अब नए टारगेट को देख के वापस एक्साइटेड हो रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि अब ले लो अदानी पोर्ट को। तो ठीक फैसला कर रहा हूँ मैं कुणाल? वेल डिम्पी जी, ठीक फैसला ही कर रहे हो। एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें अदानी पोर्ट में देखने को मिल सकती है। कल वॉलेटाइल मोमेंटम थी, बट कहीं ना कहीं अपने क्लोजिंग को अच्छे लेवल पे संभाल के रखा है अदानी पोर्ट्स ने। ब्रेकआउट लेवल से 160 का था, 760 का था, उसके ऊपर का क्लोजिंग है। आप यहाँ से खरीदारी करके चल सकते हो। लोअर लेवल पे हम जो ऐसा मेंटेन करके रखेंगे वो 750 का होगा। और टारगेट की बात करूँ तो पहला टारगेट जो हम इसमें देखने को मिल सकता है 830 का है, जो इमीडिएट बेसिस पे, और वो जैसे ही क्रॉस करता है मुझे लगता है कि 900 के भी लेवल ये टच कर सकता है। तो यस, ये एक परफेक्ट लेवल है, सही लेवल है खरीदारी करने का। सोनी, एक क्वेश्चन आपसे हीरो मोटोकॉर्प के बारे में पता करना है। कल तो दिन भर ये शेयर छाया रहा। असल में इसमें अब न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे होता है कि दिन भर का इम्पैक्ट रहता है और कई बार तो अगले दिन भी चलता है। आपको ध्यान होगा 3-4 दिन पहले, या 3-4 दिन तो नहीं, हफ्ता भर हो चुका है, जब इनकम टैक्स के ईडी के कुछ छापों की बात सामने निकल के आई थी हीरो मोटोकॉर्प पे, तब ये शेयर नीचे था। कल जब हार्ले डेविडसन की खबर आई तो कल दिन भर ये शेयर बना रहा। इसमें पोजीशंस कैसे लें? हर गिरावट में, डिप में प्लस करें, या फिर जो मोमेंटम कल का बना है इतना स्ट्रांग है कि अभी कंटिन्यू होगा 3-4 दिन के लिए? जी, मेरे ख्याल से जो कल इसका मोमेंटम बना है वो राउंड बॉटम जो बनाया है 2920 के तरफ, और वहां से उसने खींचा भी है। 3066 का क्लोजिंग दिया है। 3100 का एक छोटा सा उसका रेजिस्टेंस है जहां पे कॉल राइटर्स थोड़े पोजीशन लेके बैठे हैं, बट मेरे ख्याल से आज उसमें फॉलो बाइंग आ सकती है और ये कंटिन्यू करेगा इस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की तरफ। और ये जो है मेरे ख्याल से अगर क्रॉस भी कर जाता है 33,080 और 3100 का वो एक छोटा सा जो रेजिस्टेंस हर्डल है, तो मेरे ख्याल से वो दोबारा 3250 3280 की तरफ भी थोड़ा सा वो भाग सकता है काफी अच्छे से। सो 2920 का उसने सपोर्ट अच्छा पकड़ा है। आज मोमेंटम उसका स्ट्रॉन्ग है, वो कंटिन्यू करेगा इसी मोमेंटम में, और इसके साथ जो है लॉन्ग बिल्डअप भी थोड़ा बहुत पोजीशन देखने को मिला है, और जो वॉल्यूम्स भी है, वॉल्यूम भी अच्छे खासे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये बाई की तरफ या फिर थोड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ के आज भी उसको कंटिन्यू करेगा। ठीक है, मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा। हालांकि इस पे एक रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली की जो आई है टू व्हीलर स्पेस पे, उन्हें इंप्रेसिव तो दिखी है बुकिंग नंबर्स, लेकिन उन्हें लगता है कि बहुत बड़ी इस रिपोर्ट में इनफैक्ट प्रेशर की बात आयशर मोटर्स पर ज़्यादा की है। मुझे आई कि इसको कितना अपसाइड पॉसिबल है, तो देखना होगा। हीरो मोटोकॉर्प क्या आज भी फॉलो बाइंग कल के बाद? कल 4% और निफ्टी का टॉप गेनर भी था। लेकिन अब कुछ और स्टॉक्स की भी बात करते हैं। इनफैक्ट जहां कुछ बल्क और ब्लॉक्स लगे हैं, बीकाजी नंबर्स भी इसके बहुत शानदार आए थे, स्टॉक अच्छा चला हुआ है, और कल भी यहाँ पर टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने यहाँ पर लगभग 1.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। लाइट हाउस ने भी खरीदे। इनफैक्ट अच्छी बल्क इसमें बाइंग हुई है कल। क्या बीकाजी में आज भी तेजी दिख सकती है? और ये पिछले 2 महीने से चल ही रहा है। संतोष, बीकाजी पर एक बार चार्ट चेक करें।
यस, बिकाजी का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। इसमें क्लासिकल कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया था, स्टॉक में थोड़ा सा पुल बैक दिखाया, तो अब फिर से चलने के लिए तैयार है। तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग बेट भी इस स्टॉक में बैट कर सकते हो। तो स्टॉप लॉस ऑफ 460 ऊपर में 520 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और मुझे लगता है कोई अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता है। फंडामेंटली भी कंपनी काफी अच्छी है, आगे जाके मुझे लगता है काफी अच्छे रिटर्न इसमें देखने को मिल सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर अच्छे दिख रहे हैं आपको बिकाजी फूड्स में। और अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास मुनाफे का फंडे का। हमारे साथ आज निमेश ठाकर हैं अपने दो स्पेशल कॉल्स बताने के लिए। निमेश का रुक करते हैं। मॉर्निंग निमेश, बताएं आज की दो आपकी कॉल्स। वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका। आज की मेरी जो दो कॉल है, पहली पिक है मेरी एक्सो इंडिया, एक्सो नोबल इंडिया। देखिए कंपनी ने जिस तरह से रिजल्ट डिलीवर किए दोनों सेगमेंट के अंदर, कोटिंग बिजनेस एज वेल एज डेकोरेटिव सेगमेंट के अंदर जो है वो काफी अच्छा ग्रोथ दिखा है। कंपनी खास करके जो सेमी अर्बन और रूरल एरिया के अंदर फोकस कर रही है, वहां से एक अच्छा ग्रोथ आने की उम्मीद है। सेकंड, कंपनी ने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। और जिस तरह से कंपनी एक अलग मार्केटिंग अप्रोच अपना रही है, कस्टमर स्पेसिफिक मार्केटिंग अप्रोच अपना रही है और नई प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं फोकस जो है वो बिजनेस ऊपर कंपनी का काफी स्ट्रांग है और आने वाले दिनों में एक अच्छा ग्रोथ देखने को हमें मिल सकता है। सेकेंडली, अगर पेंट्स कंपनी के बारे में बात करें तो रिलेटिवली एक वैल्यूएशन वाइज काफी कंफर्टेबल है, दूसरी कंपनी की कंपेयर में काफी चीप वैल्यूएशन जो है वो हमें देखने को मिले, काफी सस्ते है वैल्यूएशन। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कंफर्ट है ये लेवल पे बाइंग करने के लिए, तो इसलिए एक्सो इंडिया के अंदर मैं बाई रिकमेंड करता हूँ। सेकंड थिंग, 3 to 6 मंथ्स के लिहाज से बाई करना है और 3180 का टारगेट प्राइस हमें आने वाले देखने को मिल सकता है। सेकंड पिक, मेरी जो पिक है वो गोदरेज कंज्यूमर की है। देखिए पिछला क्वार्टर जो है वो अक्रॉस कंपनी के लिए जो है वो अनसीजनल मॉनसून की वजह से खराब गया था, बट फिर भी कंपनी ने 10% का जो है वो एक ऑर्गेनिक वॉल्यूम ग्रोथ दिया था। जिस तरह से कंपनी ने पिछले क्वार्टर में टर्न अराउंड किया था उसका एक रिजल्ट देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि एक नॉर्मल मॉनसून जा रहा है और फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है, तो व्हाइट गुड्स की डिमांड, जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर चल रहा है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक आने वाले दिनों में एक अच्छी डिमांड जो है वो देखने को मिल सकती है। तो करंटली अगर स्टॉक की बात करें तो जो वैल्यूएशन अभी चल रहा है वो अराउंड 43 पी के आसपास, FY25 के मल्टीपल पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये लेवल से काफी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आने की उम्मीद है गोदरेज कंज्यूमर के अंदर। तो 1150 1320 के टारगेट प्राइस से मैं गोदरेज कंज्यूमर 3 से 6 महीने के व्यू पॉइंट से बाय करने का रिकमेंड दे रहा हूँ। राइट, गोदरेज कंज्यूमर और एक्सो नोबल निमेश ठाकर की मुनाफे का फंडा पिक्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निमेश इन दोनों स्टॉक्स के बारे में बात करने के लिए। पोजिशनल है एक्चुअली, 3 से 6 महीने, बहुत लंबी अवधि का नहीं है ये, 3 से 6 महीने में आपको एक्शन दिखेगा। लेकिन एक और स्टॉक मैं डिस्कस करना चाहूँगा कुणाल परार से, वो है शैली इंजीनियरिंग। कुणाल, कल शाम को इनके रिजल्ट्स आए, बड़े शानदार रिजल्ट आए। एक तो ये रिजल्ट क्वार्टर जो है अपने आप में बड़ा दिक्कत वाला था क्योंकि बाजार इतना गर्म हो चुका था, पक चुका था। अब पिछले क्वार्टर हमने कम उम्मीद वाले क्वार्टर में अच्छे नंबर देखे तो एलिवेट हो गई थी एक्सपेक्टेशंस। तो बहुत कम ऐसी कंपनियां जिन्होंने वाकई बीट किया। शैली भी उसमें से एक है। शैली आपको याद होगा इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स वाली कंपनी है ये, इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, मेडिकल डिवाइसेस। ये EMS तो अभी फेमस हुआ है। शैली इंजीनियरिंग कब से कर रही है ये काम? क्या हुआ इनके, हमने देखे 400 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन हुआ। इनका प्रॉफिट देखिए 13 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट दिया है 9 के सामने, अच्छी इंप्रूवमेंट है। टॉप लाइन में मत जाइएगा क्योंकि प्रोडक्ट प्राइसेस नीचे आने की वजह से फर्क पड़ता है, लेकिन नंबर अच्छा आया। स्टॉक घटा हुआ है, इसमें आशीष कचौलिया जैसे दिग्गज इन्वेस्टर ही बैठे हैं काफ़ी टाइम से। 3 महीने 6 महीने का चार्ट देखिए, स्टॉक घटा हुआ है नीचे। क्या आपको लगता है ये एक स्टॉक बन रहा है जहां पे बॉटम बन सकता है पोजिशनल के लिए? ये देखिए कुछ खास चला ही नहीं है ये स्टॉक। वेल अजय जी, देखने जाए तो स्टॉक में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली थी मार्च से लेके जून तक, एंड उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला है। बट ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये 61.80
के रिट्रेसमेंट पे आके खड़ा है, जो उसका प्रीवियस अप हुआ, अगर उसके मोमेंटम की बात करूँ तो नाउ ये 61 पे 80% के रिट्रेसमेंट पे आके खड़ा है, यानी कि चांसेस ये है कि यहाँ से हमें करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से बंद होती हुई नजर आएगी और यहाँ से एक अच्छी नई मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो व्यू सैली इंजीनियरिंग में यही रहेगा कि यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1346 से अराउंड का क्लोजिंग है। हम नीचे में जो एसएल रखेंगे वो है 1260 का। ओके, 1260 का हमारा एसएल रहेगा। हम 1340 के अराउंड बाय करने का ट्राई करेंगे। टारगेट की बात करूँ तो 1400 का पहला टारगेट है जो इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन जैसे ही हर्डल क्रॉस होता है स्टॉक हमें ऊपर में 1580 तक के भी लेवल दिखा सकता है, यानी कि आप कह सकते हो कि 18% के मोमेंटम भी ये स्टॉक दे सकता है। तो बाय करके चलने की ही सलाह रहेगी विद द एसएल ऑफ 1260। जीरो के स्टॉप लॉस को लगाएं। आगे बढ़ते हैं। एक स्टॉक आजकल धीरे धीरे वापस आ रहा है, ये इन्वेस्टर और ट्रेडर रेडार पे बहुत ज़्यादा था नहीं। जितिन, मुझे मालूम नहीं आप देखते हैं नहीं, पुराना नाम एसएल प्रोपैक, नया नाम ईपीएल। जब से ईपीएल इसका नाम हुआ है लोग पूछते कौन सा स्टॉक है भाई ये। हमारे डायरेक्टर साहब भी कई बार फायर नहीं कर पाते हैं ये ईपीएल कौन सा स्टॉक है। पुराना एसएल प्रोपैक, अब का ईपीएल। 1 महीने 3 महीने का चार्ट दिखाइए, थोड़ा करंट आता हुआ नजर आ रहा है। नंबर बहुत ही शानदार नंबर आए, 35 करोड़ के सामने 56 करोड़ का पैट दिया है इन्होंने, प्रॉफिट में इजाफा हुआ है, 26 करोड़ मार्जिन बढ़ा है और करीब 10-12% टॉप लाइन। तो ये रेडार पे होना चाहिए, जो भी नंबर अच्छा दे रहा है रेडार पे होना चाहिए। चार्ट बताएंगे ट्रेड बनता है या नहीं। जितिन, देख के बताइए एसएल प्रोपैक। अगर जो ईपीएल की मैं बात करूं तो एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, और अगर जो पिछले एक वीक का अगर जो मैं चार्ट एनालाइज करूं तो एक लोअर एंड ऑफ दी राइजिंग चैनल पे आ गया है और अपने 40 डे मूविंग एवरेज के आसपास भी आ चुका है। तो 215 का जो लेवल है वो एक क्रूशियल लेवल है जहाँ पे उसके 40 डे एवरेज है। तो हमें लगता है कि ये जो डिप है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह पे हमें यूज करनी चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में जो रिसेंट के जो स्विंग्स आए अराउंड 240 वो इजीली क्रॉस कर जाएगा, और वो अगर जो क्रॉस करता है तो ऊपर में 270 तक के भी लेवल्स हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने मिलने चाहिए। तो ये जो करंट डिप है वो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए। ट्रेंड पॉजिटिव है तो मुझे लगता है कि ऊपर में ये 240 270 तक का पोटेंशियल अपसाइड है इसमें पॉसिबल। ओके, ठीक है। खैर, इंडिकेटिव टिक्स अभी आना शुरू हो गए हैं। अभी करीब 7-8 पॉइंट की बढ़त आप निफ्टी पे देख पा रहे हैं। कल एक्चुअली में गिफ्ट निफ्टी हल्का सा दबाव में था, लेकिन हम थोड़ा गैप के साथ खुले थे। आज देखते हैं एडजस्टमेंट कहाँ होती है। अभी तो खैर बाजार थोड़ा टिक्स आना शुरू हुए हैं। निफ्टी पे ज़्यादा वॉच कीजिएगा, ये 600 के ऊपर या 600 के नीचे ओपन होने में शुरुआती थोड़ा समय भी लेगा सेटल होने में। तो फिलहाल अभी तो 27 पॉइंट ही दिखा रहा है। एक शेयर जिसके कल क्लोजिंग में नंबर आए थे वो था टालब्रोस। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, मार्जिन्स अच्छे बढ़कर आए और वो शेयर एक के बदले में 5 हिस्सों में अब डिवाइड भी होगा। उसके अंदर ज़बरदस्त मूव था कल की। एक बार क्लोजिंग का प्राइस अगर आपके पास हो तो, नहीं ये अब ओपनिंग का प्राइस आ गया, 2% और गेन के साथ है ये। एक बार संतोष जी आप इसको चेक करेंगे, कल की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग में और चलेगा ये? बहुत बड़ा वर्टिकल रैली ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, लेकिन अब इतनी बड़ी तेजी के बाद इसको चेस करना रिस्की रहेगा, तो हो सकता है और तेजी देखने को मिले, बट मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री अब इस लेवल पर करना नहीं चाहिए। कल का हाई 1040 है, वहां पर जाके देखना होगा। अगर 1040 के ऊपर टिकता है तो और स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, स्टॉक 1100 तक भी जा सकता है। बट जिसके पास ऑलरेडी है वो अपना स्टॉप लॉस सेल करते चले, फ्रेश एंट्री इस लेवल पर सजेस्ट नहीं करूंगा। ओके, ठीक है। फ्रेश एंट्री समय आप सजेस्ट नहीं करेंगे। जुबलेंट ग्रुप के अंदर, चाहे जुबलेंट फार्मा हो, जुबलेंट फूड हो, इन सभी के अंदर कहीं ना कहीं मूवमेंट है, प्राइस और वॉल्यूम दोनों का ही। एक बार जुबलेंट फार्मा के नाम से एक कंपनी है, एक फार्मा नोवा के नाम से, एक्चुअली पूरा नाम उसका ही है। एक बार आप चेक करेंगे सोनी, एक बार आप चेक करेंगे उसके अंदर जुबलेंट फार्मा नोवा, ये एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है क्या? जी, जुबिलेंट फार्मानोवा जो मैं देख रही हूँ कि स्ट्रेंथ तो थोड़ा दिख रहा है इसमें, और ये जो है मेरे ख्याल से 420 425 के तरफ इमीडिएटली जा सकता है। 380 का एक इसका सपोर्ट है, बट ये इसी कंसोलिडेशन शायद इसी लेवल में ही रुक सकता है, और थोड़ा सा वो उसको आप जो है देख सकते हैं कि 420 25 की तरफ रेजिस्टेंस भी फेस हो सकता है। जब तक वो वहां पे उसको
पूरी तरह से स्ट्रेंथ के साथ क्रॉस नहीं कर सकता है। शायद वो उसी 420-25 के रेंज से थोड़ा और नीचे आ सकता है 400-395 के दोबारा, तो वो इस रेंज में खेलने के लिए थोड़ा अभी रेडी है। आइदर उसको 380 के नीचे उसको ब्रेक करना चाहिए या तो 425 के ऊपर ही ब्रेक करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप इसको इस लेवल के तौर से या फिर इस कंसोलिडेशन के रेंज पे ही आप इसको प्ले कर सकते हैं। ऑलराइट, इस बीच पैनल पर अब हमारे साथ कुश बोरा भी जुड़ गया। आइए उनसे भी बात करते हैं। कुश, मॉर्निंग, बताएं आज कौन सी होंगी आपकी ट्रेडिंग बेट्स? Yeah, Priyanka, very good morning to you और सारे पैनलिस्ट, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। A quick word on the indices, well 19500 19600 का रेंज रह सकता है अप अंटिल टुडे एंड टुमारो, जिस तरह से ऑप्शन डेटा सेटअप हुआ है। 19600 से हमने घूमते हुए देखा था निफ्टी को कल। देयर इज definitely a 20-day moving average resistance, but the call option writing has been just staggering at that level. तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा। इंडिसेस को फिलहाल 1 से 2 दिन के लिए आप अवॉइड कर दें। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन प्लेंटी रहेगा। इन लाइन विद दैट थॉट, मेरे जो 2 पिक्स हैं आज के, दोनों ही बाय साइड पे हैं, दोनों ही कैश सेगमेंट से हैं। एक स्टॉक जो हमने अब तक डिस्कस नहीं किया है, द फर्स्ट टाइम आई एम ब्रिंगिंग दिस अप, इज HP एडहेसिव्स। ये स्टॉक एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन था, लेकिन 470 टू 480 के जो जोन्स हैं, कल उसका हमें एक ब्रेकआउट आते हुए देखने मिला है। वॉल्यूम्स में भी अपटिक था। ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टिंग बेट हो सकता है, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप लेना चाहें तो 510 525 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 470 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक NLC इंडिया। इस स्टॉक को हमने करीब 90 के लेवल्स के आसपास डिस्कस किया था फॉर 100-105 के टारगेट्स के लिए। वो टारगेट्स मीट हुए हैं एंड स्टॉक इज गेनिंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ फ्रॉम दोस लेवल्स। अभी यहाँ पे आप देखिए अच्छा खासा एक अप ट्रेंड है। पिछले 7-8 दिनों का कंसोलिडेशन था, उसका कल हमें ब्रेकआउट देखने मिला है 120 के लेवल के ऊपर। वॉल्यूम बैक्ड मूव है, तो ये मूव सस्टेन हो सकता है फॉर ट्रेडिंग टारगेट्स ऑफ 128 एंड 132। स्टॉप लॉस जो है यही 120 का जो जोन है अब आपके लिए एज अ स्टॉप लॉस सेट करेगा। एंड एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये जो कॉल्स हैं ये हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ इन आवर एडवाइजरी सर्विस डिस्कस की है। ओके, ठीक है। ब्रॉडर मार्केट से आपकी दोनों कॉल्स हैं, बाय कॉल्स हैं। एक स्टॉक नंबर्स में हमने देखा, लिंडे इंडिया, जो काफ़ी बड़ी परफॉर्मेंस दिखा भी चुका है, लेकिन वहाँ पर उसके प्रॉफिट थोड़े नीचे आए हैं। वाई फिगर्स लगभग 42% नीचे हैं और हालांकि एबिटा ज़रूर बढ़ा है, एबिटा मार्जिन इनफैक्ट एबिटा मार्जिन थोड़ा सा नीचे आया है। क्या स्टॉक पर थोड़ा प्रेशर आ सकता है? बड़ी चाल दिखा चुका है। कुणाल, आप एक बार लिंडे इंडिया के चार्ट्स चेक करके बताएंगे। वेल, लिंडे इंडिया का चार्ट अगर यहाँ पे देखने जाऊँ तो जो मोमेंटम फिलहाल हमें देखने को मिली है, ओके, एंड जिस हिसाब से अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है कि यहाँ पे हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर मैं कल के दिन की बात करूँ तो कल डाइंग आवर्स में एक रिवर्सल देखने को मिला था। रिवर्सल के बेस पे लाइकली चांसेस है कि स्टॉक ऊपर के जो लेवल है 5190, 5200 के, वो भी टच कर सकता है। तो व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही बनता हुआ मुझे देखने को मिल रहा है। अभी 4976 के अराउंड का ओपनिंग जो स्टॉक हमें दिखा रहा है, मैं कहूंगा कि अगर स्टॉक 4950 का लेवल अगर सस्टेन करता है, 4950 का लेवल अगर सस्टेन करता है तो बाय करके चलने की सलाह है। ऊपर में अगेन 5200 तक के लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। ऑलराइट, थोड़ा सा रिवर्स आप देख रहे हैं इसमें ट्रेंड, तो बाइंग के मौके, एक्यूमुलेशन के मौके होने चाहिए। लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करें। जतिन को जाने देंगे। जतिन, थैंक्स वेरी मच आज आने के लिए, समय देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपका? जी, आज हमने बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किए, उसमें मेरी पर्सनल कोई भी होल्डिंग नहीं है। मैं हमारे क्लाइंट्स को डेफिनेटली रिकमेंड किया हो सकता है, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग। शुक्रिया, आपका दिन अच्छा हो, फिर मिलेंगे जल्दी ही। ये एक इंटरेस्टिंग बल्ड डील दिखा रही है। 10,000 स्टॉक, एक्चुअली 8300 ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के प्रमोटर मार्केट से माल ले रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, जरा दिखाइए। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के नंबर बड़े अच्छे आ रहे हैं, तो आप देख ही रहे हैं, हम कवरेज भी कर रहे हैं शानदार तरीके से। स्पंदना और फ्यूजन दोनों ही चल रहे हैं, लेकिन छोटा सा अमाउंट है, लेकिन खरीदा तो है। एक बार इसका चार्ट चेक करके बताएं संतोष। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, यस, ये पूरा सेक्टर ही काफी बजिंग में है, स्पेशली जो नई कंपनी आई है इसका स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। स्टॉक करेक्ट हुआ पिछले 4-5 दिनों में, लेकिन करेक्शन के बाद अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो यहाँ से फिर से एक बाइंग एंट्री बनती है। आप नीचे 575 के आसपास का पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस में मेंटेन कीजिए। ऊपर लगता है जो अभी हाई लगाया था इसमें 700 के आसपास के, वो फिर से देखने को मिल सकते हैं। ये तो बात हो गई आपकी फ्यूजन की, लेकिन एक लार्ज कैप स्टॉक भारती एयरटेल,
भारतीय एयरटेल को लेके आइए डॉक्टर साहब, काफ़ी एक्टिविटी हो रही है भारतीय में। 900 रुपये का भाव हो गया है, बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर आप देखें, ध्यान दें तो एक्शन इसमें एफएनओ का तरफ से ज़रा डेटा बताइए, क्योंकि ये एफआई डोमिनेटेड और इंस्टीट्यूशनल टाइप का स्टॉक है। क्या ये 1000 की तरफ जा रहा है? सोनी हो सकता है, या क्या लेवल दिखाई देंगे आपको? एयरटेल तो डेफिनेटली एक अप ट्रेंड में ही जा रहा है। स्ट्रेंथ इसमें काफी अच्छा दिख रहा है ओवर द ईयर, ओवर द पीरियड अगर हम देखेंगे। फिलहाल अगर इसको अगर फ्रेश एंट्री करनी तो वो शायद एक छोटा सा डिप हमको मिल सकता है अराउंड 870, विच इज नॉट सो, मतलब इतना सिग्निफिकेंट डिप नहीं है, बट वहां से मेरे ख्याल से घूम सकता है। और अगर थोड़ा मीडियम टर्म के लिए देखो तो ये डेफिनेटली 950 980 के लेवल्स के लिए तैयार हो रहा है। तो जितना भी आप इसको डिप मिलता रहे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ट्रेंड है वो डेफिनेटली अप ट्रेंड की तरफ ही जा रहा है और स्ट्रेंथ इसमें अच्छा दिख रहा है। इनफैक्ट वीकली पोजीशंस में भी इसमें लॉन्ग बिल्टअप भी बन रहे हैं अगर डेरिवेटिव की तरफ से देखेंगे। तो मेरे ख्याल से आप इसको डिप में बाय कर सकते हैं 870 के आसपास, और आप इसका एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, 840 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और टारगेट इसका जो रहेगा वो 920 950 और 980 इस रेंज पे ही टारगेट्स आपको देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर एफएमसीजी वाली जो कंपनीज थी ना कल, वो प्रेशर में थी, चाहे वो ब्रिटानिया हो, चाहे वो नेस्ले हो, चाहे वो एचयूएल क्यों ना हो। ये मैं सिर्फ 3-4 बड़े प्लेयर्स की बात बोल रहा हूँ। संतोष, कोई एफएमसीजी का ऐसा शेयर जो आपको लग रहा हो कि शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसकी पुट प्लस कर सकते हैं? क्योंकि एमपीसी की बैठक आनी, सब लोग ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन को लेकर थोड़ा कड़ा रुख होगा। भले दरों में कोई बदलाव नहीं आएगा, बट इन्फ्लेशन को लेकर रुख कड़ा आ सकता है। यस, वैसे बहुत कन्विक्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक डाबर के चार्ट में मुझे थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है। स्टॉक नतीजे अच्छे आने के बावजूद ऊपर से एक प्रेशर आया था, लग रहा है कि स्टॉक में और करेक्शन आ सकता है। तो डाबर में आप शॉर्ट करते हैं तो ऊपर में 568 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। नीचे अपने 550 के लेवल जो इसका 100 डे मूविंग एवरेज है उसको टेस्ट कर सकता है। आप इसकी 560 की पुट के साथ भी इसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, 550 तक भी आ सकता है, लेकिन 568 का स्टॉप लॉस रखें। थोड़ा कंडीशन के साथ ये ट्रेड होगा। मान लीजिए किसी को हेज भी करना है तो उस हिसाब से भी है। अब आशीषा को भी फटाफट से अपने साथ जोड़ लेते हैं। उनके पास बिग बोल्ड ब्रोकरेज की एक रिपोर्ट है जो बहुत काम की है। आइए आशीषा का स्वागत करते हैं और उनसे पूछते हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी हाँ, प्लेटफॉर्म कंपनीज पिछले कुछ दिनों से फोकस में रही है। आज पीबी फिनटेक पर एक बड़ी रिपोर्ट आई है मक्वेरी की, जहां उन्हें अंडर परफॉर्म की राय बरकरार रखी है और टारगेट दिया है 560 रुपीज़ प्रति शेयर का। मक्वेरी का मानना है कि जो गवर्नमेंट का नया पोर्टल लॉन्च होने वाला है, बीमा सुगम प्लेटफॉर्म, उसके चलते पीबी फिनटेक जैसे प्लेयर्स को नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। मार्केट शेयर लॉस भी कंपनी को फेस करना पड़ सकता है। वैल्यूएशंस की बात करें तो मक्वेरी का मानना है कि पीबी फिनटेक के वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव है। करीब 48 टाइम्स FY27 प्राइस टू अर्निंग्स पर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो काफ़ी सारे कंसर्न्स है। नया प्लेटफॉर्म है जिसके चलते कंपनी को मार्केट शेयर लॉस फेस करना पड़ सकता है। वैल्यूएशंस भी एक्सपेंसिव है जिसके चलते मैक्वेरी ने अंडर परफॉर्म की राय रखी है और 560 रुपीज़ प्रति शेयर का पीबी फिनटेक पर टारगेट दिया है। शुक्रिया आशीषा। तो पीबी फिनटेक पर मक्वेरी को लगता है कि यहाँ से भीमा सुगम प्लेटफॉर्म से प्रेशर आ सकता है इन पर, क्योंकि ये अभी तक तो एंजॉय कर रहे थे एकदम लायंस शेयर कि भाई अगर आपको किसी भी तरह का इंश्योरेंस चाहिए तो जाइए पॉलिसी बाजार पर क्लिक करिए और काम कर लीजिए अपना। अब आ जाएगा बीमा सुगम और वो कंपैरेटिव फोर्सेस को बढ़ावा देगा। एक बार पार्थिव से पूछते हैं, पार्थिव, पीबी फिनटेक वाकई में अगर हम आपस में ये बात करें, घर में ये बात करें, छोटा बच्चा बोलता है इंश्योरेंस लेना है तो पॉलिसी बाजार पे जाइए और ले लीजिए, ये बीमा सुगम आते ही कुछ एक्शन कर देगा या समय लगेगा इनको, इनके बिजनेस मॉडल को पूरा हिला देने में? शायद बाजार को ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहा है, क्या राय? Yes, I absolutely agree. I think थोड़ा अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है ज्यादा ओवर एस्टिमेशन है, बिकॉज पॉलिसी बाजार, एज यू वेरी राइटली मेंशन, जो ब्रांड इक्विटी उन्होंने बनाई है और इट हैज टेकन मेनी इयर्स, लॉट ऑफ एड मार्केटिंग कैपेक्स, तो ये रातों रात आई थिंक डिसरप्ट नहीं होगा। उनका जो प्लेटफॉर्म है, काफी अन्य कॉम्पिटिटर्स स्टार्टअप्स ने ट्राई किया है टू ब्रेक द चेन, बट इट हैज नॉट बीन सक्सेसफुल। और पीबी फिनटेक इज नाउ डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स अ मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल। अभी ये चीज तो आई थिंक हर एक ये
स्टार्टअप टाइप ऑफ जो न्यू एज कंपनीज हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट अभी ज्यादा फोकस कर रहा है कि कैसे प्रॉफिटेबल मैट्रिक्स बढ़ाए और इम्प्रूव करे। तो उस हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है हर क्वार्टर हम देख रहे हैं कि दैट इज इम्प्रूविंग फॉर दीज कंपनीज। तो मुझे लगता है कि ऐसे कोई न्यूज की वजह से अगर कोई भी ज्यादा डिप आती है तो आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आई थिंक देखे तो फेवरेबल रहेगा, समवेयर अराउंड 650-600 लेवल्स पे अगर ऐसा कोई बड़ा करेक्शन आता है तो वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पीवी फिनटेक भी चला है, इनफैक्ट सभी चले नीचे से। अगर आप देखें 40 वाला आपका जोमेटो 100 रुपये के ऊपर हो गया, 101 का शानदार भाव हो गया, सभी चले नीचे थे, लेकिन ये भी चला है। पिरामल फार्मा 2.5 करोड़ शेयर प्रूडेंशियल ने लिए म्यूचुअल फंड ने, क्या बात है, और वो भी ऐसे समय में जब उनका राइट्स इशू खत्म हो रहा है। आखिरी दिन लिए, आखिरी दिन उन्हें लिए ताकि राइट्स पे माल भरने के लिए 80 रुपए के हिसाब से, 51 के हिसाब से। करेक्ट, गजब है, मतलब ये कॉन्फिडेंस बहुत बट मैं स्ट्रांग आपको रिफ्लेक्ट बता हो दूं रहा है। 4 क्वार्टर के अंदर आप इस कंपनी के नंबर देखिएगा। ओके, मैं बता रहा हूँ आपको, सीडीएमओ सीआरओ में 24 ये साल का जो एंडिंग आएगा ना, हाँ, तब 24 की जो डिस्काउंटिंग करेगा बाजार वो इस भाव पे नहीं होगी, ओके, वो अलग भाव पे होनी चाहिए मेरा ऐसा। ये आपने पार्थव देखते हैं आप सीडीएमओ सीएमओ पिरामिड फार्मा लेंगे इस भाव से? की बात करें फ्रॉम आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उन्होंने राइट्स एंटाइटलमेंट लिया है करीबन 14.5 रुपए पे। तो आई थिंक दे आर बेटिंग ऑन द राइट्स इशू एज वेल, उनको ज्यादा स्टेक बढ़ाना है। एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है अजय, नो डाउट बहुत ही डिस्मल क्वार्टर्स रहे पिछले 3-4 क्वार्टर्स, और मार्केट्स अभी कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी क्वेश्चन करने लगा है क्योंकि ये कंपनी ने काफी एक्विजिशंस भी की है जो वैल्यू एक्रेटिव अभी तक तो नहीं रहे, और सीडीएमओ बिजनेस जो उनका काफी बढ़ा पाया है वहां से काफी हम लोग देख रहे हैं कि डीग्रोथ है। जो कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनरिक सेगमेंट है वहां से भी कोई इतना खास मोमेंटम नहीं है। द ओनली सेविंग ग्रेस हैज बीन द इंडियन कंज्यूमर हेल्थकेयर बिजनेस, लेकिन आई थिंक जिस तरह का अभी हम देख रहे हैं। ओके, ठीक है, तो खैर 30 सेकंड बाद अभी आप मार्केट की ओपनिंग भी शुरू हो जाएगी, आप देखेंगे उसके अंदर कुछ एक शेयर्स हम आपकी स्क्रीन पे भी लेके आते हैं। 2 शेयर वेटेज वाले फिर से रखिएगा, पहले स्क्रीन पर लेवल चेक कीजिएगा। निफ्टी 8 पॉइंट ऊपर जाके हो रहा है और सेंसेक्स में 35 पॉइंट है। बैंक निफ्टी भी एक बार जरा दिखा दीजिए। बैंक निफ्टी आपको 45,000 के जस्ट नीचे आपको दिखेगा, जहाँ पे कल मोटा मोटी क्लोज हुआ है। 7 सेकंड के बाद आपको एडवांस डिक्लाइन भी पता लग जाएगा। और कुल मिला के आज जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं उनमें फिर से देखना होगा कि फार्मास्यूटिकल्स वगैरह कितना प्ले करते हैं। 1100 शेयर आज एडवांसेस के साथ खुले हैं। पहला टिक जब आया तो लाल निशान का था। निफ्टी पर भी 6 पॉइंट की गिरावट है, सेंसेक्स पर 56 पॉइंट की, बैंक निफ्टी पर 86 पॉइंट की गिरावट है। दोनों के लिए क्रिटिकल लेवल टू वॉच आज के लिए निफ्टी बैंक पर है 44,800, निफ्टी पर है 19,500। बैंक निफ्टी 44,800, उसके लिए 19,500, दोनों में भी थोड़ा फर्क है। बड़े शेयर जरा सामने दिखाई जिनकी वेटेज है, उसमें एचडीएफसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलएनटी का एक चंक भी हमने आपको सुनाया था, एलएनटी भी दिखा दीजिए एक बार। इन सब की वेटेज हम इसलिए शुरुआत में चेक कर रहे हैं ताकि पता लग पाए कि किसके पास ज़्यादा दम है और कौन इस समय मार्केट के अंदर लीड करने की हिम्मत रख रहा है। एक बार जरा कोल इंडिया को दिखा सकते हैं, एसबीआई लाइफ को दिखाइए, अदानी पोर्ट्स को दिखाइए। इन तीनों में आज खबरें थी और इसकी वजह से ये सब चल रहे हैं। बजाज फिनसर्व भी काफ़ी दिनों के बाद आज पहला टिक हरे निशान में दिखा रहा है, इस पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब गिरावट करीब 24 पॉइंट की हो चुकी है। एडवांस डिक्लाइन ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है, इसका मतलब बाजार के अंदर जो गिरावट आ रही है कुछ बड़े शेयरों की वजह से ही आपको दिखेगी। एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाइए, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये तीनों के तीनों आईटी के प्ले आज कुछ बहुत अच्छा प्ले नहीं दिखा रहे हैं आपको, और ये प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं, ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने कल भी दबाव बनाया था जिसकी वजह से निफ्टी उभर ही नहीं पाया, जबकि बैंक निफ्टी कल अच्छा चल रहा था। इसके अलावा एशियन पेंट्स में भी आज हल्का नुकसान आपको दिखेगा। आईसीआईसीआई बैंक भी आपको थोड़ा प्रेशर में दिखेगा। एसबीआई लाइफ का जो सेकेंड डे बढ़त है इसको साल के हाई पर भी लेके आया, 52 वीक हाई एसबीआई लाइफ ने लगा दिया। एक और शेयर है जो मेरी लिस्ट में एकदम से आज दिख रहा है, वो है रेमंड्स। इस शेयर पर भी ध्यान रखिए, काफ़ी अच्छा चला। मनापुरम की कल की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी थी, आज की ओपनिंग भी ठीक है, ये भी शेयर आपके आज लिस्ट में होना चाहिए। कुछ और शेयर्स में अगर आप देखेंगे तो ग्लैंड फार्मा, जहां पे कल सर्किट लगा था, आज वहां पर भी ओपनिंग ठीक है। 15-16 पॉइंट का नुकसान अभी आपको निफ्टी पे देखने को मिल रहा है और
सेंसेक्स पे करीब 90 पॉइंट का। बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है कि 44,800 को किसी तरह से बचा लिया जाए, क्योंकि वो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आपके माइंड पे छोड़ता है कि आप कितना वीक और कितना स्ट्रांग होने जा रहे हो। तो ये चर्निंग का आप मज़ा लीजिए, जिनको राइट करना आता है उनके लिए ठीक है, जिनको सीधी सीधी कॉल पुट लेनी आती है वो छुट्टी पे चले जाएं, और एक कई दिनों से अगर आप हैं तो अपनी छुट्टी को एक्सटेंड कर लीजिए, क्योंकि इंडाइसिस के अंदर जब तक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह, एक काम कर सकते हैं आप ना, एडवांस डिक्लाइन आज शुरुआत में ही दिखा दीजिए, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि जो पूरे प्लेट हम दिखाते हैं NSE BSE वगैरह वाली, उसके अंदर आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि पोजीशन क्या हो रही है। फिर एक काम करेंगे, विक्स भी आपको दिखा देंगे बैक टू बैक, वॉलेटिलिटी इंडेक्स में भी चेंज नहीं हो रहा, इसलिए लैक लस्टर मार्केट आपको ऐसे दिखेगा। ये हीट मैप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लास्ट की पूरी लाइन अगर आप देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर हल्के हल्के क्रैक अब आपको दिख रहे होंगे। ये महज एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। सिप्ला उसमें से एक है, डिविस उसमें से एक था, अपोलो हॉस्पिटल आप देख पा रहे हैं, और बड़े शेयरों में बजाज ग्रुप के दोनों शेयर, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटोज, ये आपको चलते हुए दिख रहे हैं। ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, 11.5 का विक्स कुछ नहीं करेगा, कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर आपके लिए नहीं बनने जा रहा है। लेकिन इस सब में फार्मास्यूटिकल में जो सबसे ज़्यादा आज नोटिसेबल 3 शेयर रह सकते हैं, पहला नेटको फार्मा, दूसरा ग्लैंड फार्मा और तीसरा FDC नाम की कंपनी है। वो तीनों भी आप फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आज थोड़ा अलग से इनको चेक कीजिएगा। रिलायंस सेकंड डे है जब प्रेशर बनाता हुआ दिख रहा है। अब हम चलते हैं प्रियंका के पास, वो आपको छोटे मझोले शेयर्स के बारे में जरा बताएंगे और मेहमानों से कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल डिब्बी, जो छुट्टी पे जाना चाह सकते हैं, अगर फार्मा लेके गए हैं तो उनके लिए वो छुट्टी और भी अच्छी होगी, क्योंकि फार्मा आपने भी बताया मिड कैप में भी फार्मा स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं। इनफैक्ट टॉप गेनर्स में आपके स्टॉक्स लाइक ल्यूपिन, इप्का लैब, थोड़ा सा लुपिन अभी नीचे आया लेकिन खुला तेजी के साथ था, औरोबिंदो फार्मा, एल्कम लैब, ये पहले 5-10 काउंटर्स में है। लेकिन गिरने वाले स्टॉक्स में अडानी विल्मर, क्योंकि यहाँ जो न्यूज़ आ रही है कंपनी एग्जिट करना चाह रही है इस बिजनेस से, और अडानी ग्रुप और उसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा है। स्टॉक 3% नीचे है। पीबी फिनटेक पर जो क्वायरी की रिपोर्ट आई है उसका भी आपको हैंगओवर दिख रहा है, 3.5%। और साथ ही ये जितने भी रियल एस्टेट काउंटर्स हैं उसमें प्रेस्टीज नंबर्स अच्छे आए हैं, लेकिन 2.5% की इस पे गिरावट है, तो वहाँ पर भी थोड़े प्रॉफिट बुकिंग अब भी जारी है। और मैक्स हेल्थ केयर आज भी टूटा हुआ है। कल जो बैंक्स वापस आए थे, इंडियन बैंक्स में एक बड़ी मूव थी, 7-8% की मूव थी, आज बात थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, 2% नीचे है। और इनफैक्ट पावर काउंटर्स में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, REC और PFC जैसे काउंटर्स इस वक्त नीचे है। लेकिन जो आपको वन साइडेड मूव जहाँ स्ट्रेंथ बनी हुई है उसमें मिड कैप में तो कई सारे काउंटर्स में फार्मा भी है, और अजय लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स अभी जो प्रीमियम की बात कर रहे थे, निपॉन की भी अच्छी यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है, 1.5% की मूव वहाँ है, और वोल्टास भी 1.5% ऊपर है। वोल्टास पे आप 775-76 से जो चलना शुरू है, वो जो बॉटम था, हाँ। अब 830 का भाव मिल गया है, और आपको शरद ने बताया था कि ये मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। ये बता दूं मैं आपको, जो हाल मारुति का हुआ था याद है, आपके टाटा मोटर्स के पैसेंजर कार डिवीजन ने पूरा का पूरा मारुति का मार्केट शेयर गेन कर लिया था, फिर नए लॉन्चेस से मारुति वापस आया, तो वोल्टास भी वापस आ रहा है बहुत तेजी से, इस पर नजर बना के रखिए। आगे बढ़ते हैं, ओपनिंग ट्रेड्स का समय हो गया है, सारे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, जल्दी जल्दी एक टॉप ओपनिंग ट्रेड ले लेते हैं। शुरुआत करेंगे कुणाल के साथ। कुणाल बताइए कौन सा है आपका ओपनिंग ट्रेड? वेल, ओपनिंग ट्रेड्स में एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक अभी ध्यान में आ रहा है, CAMS कैम्प्स करके 2417 पे अभी स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहीं से बाय करने की सलाह है 2417 पे। SL की बात करूंगा तो नीचे जो हमारा SL आएगा वो आएगा 2350 का है। टारगेट की बात करूं, टारगेट ऊपर में जो है वो 2470 है, 2470, और ये जैसे ही ब्रेक होता है ऊपर में 2550 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा फिलहाल एक ही ओपनिंग ट्रेड रहेगा, कैम्प्स। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये तो हो गया कैम्प्स। आपने बहुत बढ़िया डिफरेंशिएटेड स्टॉक लिया, ये बहुत ज्यादा पिटा हुआ है, बहुत दिनों से इस पे था भी नहीं रेडार पे। कुछ आपका ओपनिंग ट्रेड कौन सा रहेगा?
50 इंडिया हमने सुबह डिस्कस किया था एज अ कॉल, 128 का फर्स्ट टारगेट था, अभी ओपनिंग में ही 127.80 का हाई बना है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मैं कहूंगा टारगेट 1 के काफी करीब आ चुका है, तो इसको आप टारगेट 2 के लिए होल्ड करें, जो हमने करीब 132 के लेवल का डिस्कस किया था। अब जो मुझे एक कॉल यहाँ पे लग रहा है कि और अच्छा कर सकता है, इट्स ऑलरेडी बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल, इस BSE। अब मैं डेली चार्ट्स पे देखूं तो ऑलरेडी एक्चुअली ओवरहीटेड टेरिटरी में है, लेकिन इसका मोमेंटम कहीं थमते हुए नजर नहीं आ रहा। तो पोजिशनली भले ही ये थोड़ा सा ओवरहीटेड हो गया हो, इंट्राडे के लिहाज से आप लेना चाहें तो इसमें बिल्कुल एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। 895 को अपना ट्रेलिंग अपना स्टॉप लॉस बना के चले रादर, और टारगेट जो है वो 915 और 925 के जो लेवल्स हैं ये हो सकते हैं। ठीक है सोनी, आपका ओपनिंग ट्रेड? ये मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा क्रॉम्पटन ने, वो आप दे बाय कर सकते हैं 300 का एक स्टॉप लॉस लगा के, और उसका टारगेट रहेगा 315। संतोष जी आप भी बता दीजिए अपना ओपनिंग ट्रेड। आज काफी क्विक राउंड था, सारे पैनलिस्ट ने हमारे फटाफट बता दिया। यस, मेरे रेडार पे वोल्टास ही है जो आपने डिस्कस किया था। मैं इसको मार्केट ओपनिंग होने के पहले स्टडी कर रहा था। यहाँ पे टेक्निकली वीकनेस नजर आ रही थी, लेकिन मैंने जब डेटा देखा तो डेटा बिल्कुल अपोजिट था। और फिर कॉल राइटर कंप्लीटली बैकफुट पे नजर आ रहे थे, तो शायद ये आज स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है। इसमें एक मेजर शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। स्टॉक एक इंपॉर्टेंट हर्डल 830 को क्रॉस कर रहा है, तो इस पर नजर रखे। ये 850 860 तक के लेवल दिखा सकता है। यहाँ पर आप 822 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल दिखा सकता है जी, बिल्कुल दिखा सकता है। आपसे हम एकदम आपकी बात मानते हैं। पार्थिव भी है हमारे साथ। पार्थिव, ये आज पीआई इंडस्ट्री का रिजल्ट आएगा। पीआई इंडस्ट्रीज एक अलग चाल पे चल रहा है। अगर आप देखिए पूरा केमिकल सेक्टर वन साइडेड परेशान होता रहा, खराब रिजल्ट आते गए, गाइडेंस काटता रहा। 2 क्वार्टर पहले पीआई ने अपनी गाइडेंस बढ़ाई, एक्चुअली स्टॉक घटा ही नहीं है, 4000 के भाव पे आ गया। आपको लगता है बढ़िया रिजल्ट आएगा? रिजल्ट बहुत रेजिलिएंट होगा बिकॉज आई थिंक पीआई ने एक पूरा डिस्टिंग्विश स्ट्रैटेजी से बिजनेस मॉडल बनाया है, जहाँ पे काफी निश मॉलिक्यूल्स पे ये कंपनी काम कर रही है, वेदर इट इज सम जापानीज कस्टमर्स, वेदर इट इज सम यूरोपियन कस्टमर्स। और वो जो निश मॉलिक्यूल्स है वहाँ पे कोई काइंड ऑफ कंपटीशन नहीं है, और पीआई इंडस्ट्री हैज मोर और लेस लाइक एन एक्सक्लूसिविटी। इसलिए ग्रॉस मार्जिन के तरह से, एबिटा मार्जिन के तरह से काफी रेजिलिएंट बिजनेस मॉडल है। और ये कंपनी का उनका जो कस्टम सिंथेसिस बिजनेस मॉडल है, जहाँ पे अराउंड $1.4 बिलियन का भी ऑर्डर बुक है इन द पाइपलाइन, आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी रेजिलिएंट बिजनेस। तो काफी आई वुड से कि पूरे जो स्पेशली केमिकल स्पेस के अंदर हमने जो वीकनेस देखी थी, वो पीआई इंडस्ट्रीज में काइंड ऑफ इट वाज नॉट विजिबल। बट नो डाउट चैलेंजेस है, आई वुड नॉट डिनाई, बिकॉज उनके जो यूरोपियन कस्टमर्स है, यूएस के कस्टमर्स है और जापानीज कस्टमर्स है, अगर वहां से कोई स्लो डाउन आता है तो वहां पे डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है वो सिलेक्ट मॉलिक्यूल्स पे। तो दैट इज समथिंग टू बी वॉच फॉर। वैल्यूएशंस आर प्राइस टू परफेक्शन, इसलिए यहाँ पे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गिव अ बाय कॉल। लेकिन आई थिंक लेट्स वेट एंड वॉच, सी द रिजल्ट्स, हियर द कमेंट्री, उसके बाद एक कॉल ले सकते हैं। ओके ठीक है। आज हमने सुबह आपको 2 शेयर्स दिए थे, एक तो बायोकॉन और दूसरा एक शॉर्ट दिया था मारुति। दोनों शेयर्स को एक बार ज़रा फटाफट से स्क्रीन पे दिखा दीजिए। मारुति ने आज ज़रा दम नहीं दिखा रहा, भले ही मार्केट थोड़ा अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, बट बायोकॉन तो ठीक है। आज बायोकॉन के अंदर 6 मंथ का रिटर्न है। एक बार ज़रा सिंगल डे भी, इंट्रा डे भी दिखाइएगा, और साथ ही मारुति का स्टॉक भी दिखा सकते हैं। ये आज 2 रुपये भी ऊपर है। और एक बार ज़रा मारुति भी दिखाइए। मारुति को जिन्होंने आज ओपनिंग में शॉर्ट नहीं किया संतोष, एक मौका छूट गया उनसे। मान लीजिए उन्होंने ओपनिंग में पंच नहीं किया सौदा, अभी और आ सकता है नीचे। ये 9,500 का शेयर है, 50 रुपये तो गिनता भी नहीं है। ये 100-150 रुपये गुंजाइश है इसके इंट्राडे में टूटने की। यस, एक शॉर्ट किया जा सकता है। आप 9,600 का स्टॉप लॉस लगा के इसको शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे एक चांसेस बनेंगे कि शायद ये स्टॉक 9,350 तक आ जाए। तो अभी स्पेस है करीबन 150 से 200 रुपए की, तो आप 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है। एक और शेयर कल मन्नापुरम में जब करंट आया तो मैं ज़्यादातर ज्वेलरी वाले काउंटर्स देख रहा था, उसमें कल्याण ज्वेलर्स में आज कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शुरुआती ही कुछ मजबूती देखने को मिल रही है। एक बार ज़रा कल्याण ज्वेलर्स स्क्रीन पे लेके आइए, और सोनी एक बार ज़रा आप चेक करके बताइए कि इसमें तो कुछ सौदा बनता है। आज शुरुआत से स्पीड से इसने आया है, वॉल्यूम के साथ 10,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं और 5% शेयर ऊपर है। जी, आई थिंक कल्याण जो अभी दिख रहा है 186 187 के आसपास, उसका यही रेजिस्टेंस है 188, और मेरे ख्याल से इसको क्रॉस भी करने के लिए आज तैयारी ले रहा है एकदम जोर से। और ये इस बार इसको क्रॉस कर जाएगा तो वो 195 198 के तरफ भी आज भाग सकता है। और स्ट्रेंथ इसमें दिख रहा है, वॉल्यूम्स भी जबरदस्त हो रहे हैं सुबह से। एंड आई थिंक इसका जो इमीडिएट सपोर्ट इंट्राडे के लिए रहेगा, आप उसको 178 तक उसको वॉच कर सकते हैं एज अ सपोर्ट। तो इसमें स्ट्रेंथ तो दिख रहा है अच्छा।
ठीक है, ये तो बात कल्याण ज्वेलर्स पर रही, लेकिन ये जो जितने ये पावर काउंटर्स हैं, पावर ग्रिड जैसे काउंटर, एनटीपीसी तो ठीक है, पावर ग्रिड हो और इनफैक्ट आरईसी जैसे काउंटर्स हो, क्या इन्हें खरीदारी का मौका होना चाहिए? जिस तरह की स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, आरईसी ज़्यादा टूटा नहीं है, पावर ग्रिड को भी एक बार देख लेते हैं, वहाँ पर भी आज किस तरह की मूव है, क्योंकि पावर स्टॉक्स में जो स्ट्रेंथ है, कोई काउंटर आएगा आपके रडार पर कुछ? देखिए पावर ग्रिड तो यहाँ पे काफी शार्प करेक्शन के दौर से गुजर रहा है, हालांकि सपोर्ट्स के पास है 240 टू 235 के जो जोन्स हैं इसके आसपास, बट इसकी जो फॉल है ये अभी अरेस्ट हुई है, ऐसा कहना बहुत जल्दी होगा। आज पहला सेशन है जब यहाँ पे अपने प्रीवियस लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मैं कहूंगा पावर ग्रिड को आप फिलहाल अवॉइड करके चलें। इसी के सामने अगर मैं आरईसी देखूं तो इसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, आज हल्का सा नेगेटिविटी के साथ ट्रेड कर रहा है नो डाउट, बट अगर ओवरऑल इसका स्ट्रेंथ देखें तो अच्छे खासे अप ट्रेंड में चले जा रहा है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, स्टॉक कैन कम डाउन टू अबाउट 210 लेवल्स, उसके आसपास बाय करें तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। इन दैट केस 200 को अपना स्टॉप लॉस बनाएं, पहला टारगेट 220 और दूसरा टारगेट 235 का रहेगा। सो आरईसी कंपेयर टू पावर ग्रिड लुक्स स्लाइटली स्ट्रॉन्गर, एंड एनएलसी इंडिया जिसका हमने जिक्र पहले भी किया था, इंसिडेंटली दैट आल्सो हैपेंस टू बी फ्रॉम द पावर सेक्टर। हाँ, ऑफ कोर्स पावर सेक्टर अच्छा चल भी रहा है। ठीक है, बजाज फिनसर्व पर एक बार व्यू दें। बजाज फिनसर्व कल भी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा था, आज भी वीक नहीं हुआ, जहाँ की बैंक्स और फाइनेंस थोड़े से वीक दिख रहे हैं। क्या इस पर बेट करेंगे आप संतोष? स्टॉक अच्छे करेक्शन के बाद अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो मैं बैट तो नहीं करूंगा। स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज जोन में जा सकता है, 1540 ऊपर में इसको रेजिस्टेंस रहेगा जो इसका 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और नीचे 1480 जो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है, ये इसी रेंज में थोड़ा सा ट्रेड कर सकता है, तो अभी इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आपको एक इंट्राडे पार्थिव जाएं इससे पहले आपको आरती इंडस्ट्रीज का इंट्राडे दिखा देते हैं। पार्थिव ने क्या बोला था आपसे? ऐसे खराब समय में इस तरह के स्टॉक्स आपको जमा करने चाहिए। देखिए लो बनाया 471 का और बहुत ज़्यादा घटा नहीं। इतने खराब नंबर्स में स्टॉक को अमूमन 5-7% उतर जाता है, लेकिन हुआ नहीं है। और पहला साइन होता है इंडस्ट्री लीडर्स एक बैड फेज के बाद 3-4 क्वार्टर के घटिया समय के बाद घटना कम हो जाते हैं, ये वही दिखा रहा है। इनफैक्ट बात करते करते आरती इंडस्ट्रीज हरे निशान में आ रहा है। सरप्राइज मत होइएगा, आज कमेंट्री भी आएगी मैनेजमेंट की। अगर ये यहाँ से चल जाए तो आपका बेस्ट वे ये है कि आप 4 इंडस्ट्री लीडर लीजिए, आरती, एसआरएफ, जो 4 और नाम आप इनसे पूछ लेता हूँ मैं जाने से पहले। पार्थिव 4 ऐसे नाम बताइए जहाँ पे मैं बास्केट बाइंग कर लूँ केमिकल में नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स के लिए। Yes, see, definitely आरती इंडस्ट्रीज, बिकॉज मैंने जैसे बताया कि वैल्यू एडेड फोरे है, तो जो नए कैपेक्स है उसमें मार्जिन 22 to 24% के आसपास रहेंगे, तो इम्प्रूवमेंट आएगी डेफिनेटली। दूसरा, हमें लग रहा है कि दीपक नाइट्रेट इज अ फैंटास्टिक स्टोरी। कंपनी का बैलेंस शीट टोटली डेट फ्री है, 2500-3000 करोड़ का कैपेक्स है, तो उनकी जो रेवेन्यू पोटेंशियल है उसके अंदर जो एसेट टर्न्स है, उससे हमें लग रहा है कि आने वाले 4 साल में इसका जो रेवेन्यू है वो डबल हो जाएगा। और जो अभी नया कैपेक्स है वो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स है ऑफ एसीटोन और फिनॉल, जो काफी वैल्यू एडेड है, पॉलीकार्बोनेट और काफी ऐसी नई नई क्षमताएं ये कंपनी डाल रही है, तो जिसमें टेक्निकल नो लगता है और कंपटीशन नहीं है और पूरे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्लोबली क्या होता है, तो अगर डोमेस्टिकली अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट का मॉडल ये लोग अगर अपनाते तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है बहुत शानदार रिटर्न्स बन सकते हैं। और थर्ड रहेगा अल्काइल अमाइंस। ये स्टॉक भी काइंड ऑफ काफी करेक्ट हुआ है फ्रॉम इट्स पीक वैल्यूएशंस। मार्जिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि धीमे धीमे बॉटम हो रहा है। कंपनी नए मॉलिक्यूल्स और नए प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं जहाँ पे कंपटीशन नहीं है, तो निश बिजनेस मॉडल रहेगा आगे जाते, और मैनेजमेंट की पेडिग्री भी बहुत शानदार है। तो ये 3 कंपनीज मुझे लग रहा है स्पेशलिटी केमिकल स्पेस के अंदर कि इन्वेस्टर्स एक बास्केट बना सकते हैं टू प्ले फॉर द लॉन्ग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पार्थिव ये अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करने के लिए। लुपिन के लिए क्या है? लुपिन आपको 2 क्वार्टर पहले जिस दिन उन्होंने आके अपनी, इनफैक्ट अगर आप ये वाले क्वार्टरली रिजल्ट सिप्ला और डीआरएल की गाइडेंस देख के आपने शुरू किया लेना फार्मा, तो आप थोड़ा लेट हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि 2 क्वार्टर पहले सबसे पहले लुपिन ने आके, और ये लुपिन वो स्टॉक है, राकेश जी भी इसमें बहुत बड़ा स्टेक होल्ड करते थे, थोड़ा उन्होंने कम किया पिछले 1-1.5 साल में। अगर आप 4-5 साल का ग्राफ देखें, नीचे 700 का लो बनाया है, 2400 का हाई, मतलब 75% उड़ गया था ऑलमोस्ट, क्योंकि बुरा समय। उसके बाद देखिए 650-700 का, वहाँ से घूमता घूमता धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। और 2 क्वार्टर पहले सबसे पहले लुपिन ने अपनी कमेंट शीट बताई कि यूएस में चीज़ें बदल रही हैं, वहाँ से स्टॉक हाथ ही नहीं आया, 1100 का भाव है, लेकिन अभी भी इसके ऐतिहासिक
अगर आप चार्ट देखें तो आपको नज़र आएगा क्या इसके अंदर गुंजाइश बाकी है। ये देखिए, ये पूरा इसका 2017 का चार्ट है, और भी लंबा देखें, कहीं गया ही नहीं है बेसिकली, लेकिन कारोबार बढ़ा है। कुणाल, 1100 हो गया है, लुपिन राइड करना चाहिए यहाँ से, या 40-50 रुपए घटे फिर एंट्री लें? वेल, लुपिन की बात करें तो एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें लुपिन में देखने को मिल चुकी है। एंड फिलहाल मैं अजय जी इतना कहूंगा कि अगर नई पोजीशन भी बनानी है तो बना के चल सकते हैं, क्योंकि आज के दिन में अगर देखने जाए तो फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिल रहा है। लाइकली चांसेस है कि स्टॉक आने वाले दिनों में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सो यहीं से खरीदारी करके चलेंगे हम। 1103 के अराउंड स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल पे हमारा जो एसएल होगा वो 107 का होगा। टारगेट की बात करें तो 1130 का पहला टारगेट है, और वो अगर ब्रेक होता है तो 1170 का भी टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकता है। लुपिन यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। देखिए बैंक इंडेक्स में क्या हो रहा है, इनफैक्ट शॉर्टिंग हो रही है बैंक में। सारे बैंक स्टॉक्स नीचे हैं, चला हुआ है एरिया। ये देखिए, ये जो साइन होता है ना, पहले 15-20 मिनट में, पहले तो गैप डाउन के साथ घटे, उसके बाद लो बना के वन साइडेड ट्रेंडिंग नीचे, ये दबाव का साइन है। कोई अच्छा बैंकिंग स्टॉक बताइए, अच्छा शॉर्ट आइडिया सोनी, जिस हिसाब से बैंक लगार्ड बन रहा है। शॉर्ट आइडिया की तरफ मेरे ख्याल से एयू बैंक हम देख सकते हैं, क्योंकि कल उसमें शॉर्ट बिल्टअप भी दिखा था अच्छा खासा। सो एयू बैंक में स्ट्रेंथ भी नहीं दिख रहा है, बहुत टाइम से वो रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली फेस करते जा रहा है। और 720 का जो है उसका एक लेवल था, जो कि कल उसके इस हिसाब से उसने क्लोज किया था। तो मेरे ख्याल से ये जो है उसका रेजिस्टेंस आप फेस कर सकते हैं 728 का। मुझे ख्याल से वो जाना नहीं चाहिए, आप उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और नीचे के साइड में वो दोबारा 700 और 680 की तरफ जोन में जा सकता है। तो ये रहेगा एक शॉर्ट के साइड में फ्रॉम द बैंकिंग इंडस्ट्री। ओके, ठीक है। सिर्फ बैंक की नहीं, अब कुछ बड़े शेयर्स जैसे हमने आपको शुरुआत में इसलिए गिनवाते हैं ताकि इनकी वेटेज से आप चेक कर पाएंगे कि बाजार में कितना दम है। रिलायंस को एक बार ज़रा दिखा दीजिए, एचडीएफसी को दिखाइए, और साथ ही टीसीएस और विप्रो को भी दिखा दीजिए। ये नॉन बैंकिंग स्टॉक्स हैं सारे के सारे, एचडीएफसी बैंक को छोड़ के ज़्यादातर जो भी आपकी स्क्रीन पर फायर होंगे। टीसीएस और इन्फोसिस भी दिखाइएगा, ये ज़्यादातर नॉन बैंकिंग स्टॉक्स है। एक एचयूएल को भी दिखाइएगा, कल ये वीक कैंडिडेट था, आज भी ये उतना स्ट्रेंथ नहीं पा रहा है, ये वीक ही है आज भी। तो इन सभी ने भी प्रेशर बनाया हुआ है कुल मिला के। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंक ही है, बैंक तो है ही, बैंक के अलावा भी हैं। और इस वजह से अब आज निफ्टी के अंदर भी आप क्रिटिकल सपोर्ट एरिया पे आ गए हो, जो कि 19,500 ये पहला पड़ाव होगा। गया तो 100 पॉइंट की और रास्ते खुल जाएंगे, 19,400 बचेगा। फिर आपके पास इस पूरे मंथ का या फिर पिछले 15 दिन का 19,300 वाला एक सपोर्ट बाकी रह जाएगा बस। उसके बाद नहीं तो फिर दिक्कत और बढ़ने जा रही है। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और स्टॉक सिर्फ पता कर लेते हैं। खुश, ये अडानी ग्रुप में से कोई और शेयर है जिसको हम ट्रेड में कर सकते हैं? अगर आपको अडानी पसंद नहीं आता ना, मैं थोड़ा बिलीव करता हूँ शायद आप अडानी में उतना कंफर्ट नहीं फील करते, एक बार जरा मेरे को एक्साइड बताइए, एक्साइड को शॉर्ट कर सकते हैं क्या सर? तो डिम्पी, नो परमानेंट एनिमीज एंड नो परमानेंट फ्रेंड्स, राइट? तो मैं बिल्कुल अडानी में ऐसा नहीं है कि ट्रेड मिलेगा तो बिल्कुल अवॉइड करूंगा। मेरे लिए यहाँ पे अडानी पोर्ट्स इज स्क्रीमिंग बाय। मुझे याद है आई थिंक 3 से 4 दिन पहले आप ही ने पूछा था कि बिटवीन अदानी एंटरप्राइजेज एंड पोर्ट्स कौन सा अच्छा लग रहा है। माय पिक वाज अदानी पोर्ट्स। अदानी एंटरप्राइजेज थोड़ा सा फ्लैटिश चल रहा है, इसीलिए मैं कहूंगा अगर पोजिशनल व्यू हो तो उसे बाय करें। बट अडानी पोर्ट्स में यहाँ पे एक अच्छा खासा अप ट्रेंड है एंड स्टॉक इज एक्चुअली ऑन एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। तो यहाँ पे आप बिल्कुल अदानी पोर्ट्स में एक फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं। 830 का आपका पहला टारगेट रहेगा, 850 दूसरा टारगेट, और स्टॉप लॉस जो है इसको आप लेके चले करीब 780 के आसपास। तो एक अच्छा खासा अपसर्ज है, स्लो एंड स्टेडी राइज है। तो वॉलेटिलिटी जो थी स्टॉक से वो भी हट चुकी है, और जो एक ट्रेंड है वो अपवर्ड नजर आ रहा है। तो अदानी पोर्ट्स डेफिनेटली आपके रेडार पे होना चाहिए फ्रॉम द बाय साइड। और एक्साइड की बात करें तो यहाँ पे हमने बहुत स्मार्ट, बहुत शार्प सर्ज देखा था। करीब 190 के जो लेवल्स थे बिगिनिंग ऑफ मई में, वहां से स्टॉक सर्ज होकर 260 तक आया है। काफी अच्छा इसमें हम जंप देख रहे हैं। अब एक पॉजिटिव बायस के साथ कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन रहा है, एक्यूमुलेशन जोन बन रहा है। तो यहाँ पे आप तुरंत मोमेंटम के लिए ना बाय करें, लेकिन पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से इसमें बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं।
स्टॉक इज स्लाइटली ऑफ इट्स हाइस 265 270 के जो जोन्स थे वहां से थोड़ा नीचे सरक रहा है, तो अक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। 260 अभी करंटली इसका रेट है, यहाँ पे अगर आप बाय करें 250 के करीब स्टॉप लॉस लगा के चलें। 275 और 290 के दो टारगेट्स हैं, इनके लिए एक साइड में आप ले सकते हैं एंट्री। जस्ट दैट हो सकता है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़े, बिकॉज अच्छे रनअप के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। ठीक है, डन। अब मैं एक ऐसे शेयर्स के बारे में पता कर रहा हूँ जिसको लेकर काफ़ी सारे लोगों का मूड भी थोड़ा ख़राब हो सकता है, लेकिन अब करें क्या, जिसने मूड ख़राब पहले किया अब वो शायद सुधारने का काम भी करे, अपने आप को भी सुधारे और अपने इन्वेस्टर्स को भी सुधारे। उस शेयर का नाम है जैन इरिगेशन। आपको मालूम होगा एक टाइम पे ट्रेडर्स का फैंसी शेयर हुआ करता था, लेकिन इसने वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया। अब धीरे धीरे करके ये शेयर ऊपर चल रहा है। आप एक काम कीजिए, इसका 1 महीने का चार्ट दिखाइए सोनी। 1 महीने के चार्ट से आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से अब ये मूव कर रहा है। आप मेरे को ये बताइए कि पोजीशंस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये अगर मैं 1 महीने का चार्ट देखती हूँ तो इतना बुरा भी नहीं दिख रहा है शायद। उसका एक रेजिस्टेंस है वो 48.5 का, एक रेजिस्टेंस जो मंथली पे दिख रहा है उसके ऊपर ही आज ट्रेड भी कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो है कि 50.3 तक तो जा सकती है, 50.3 के आसपास वो थोड़ा सा रुक सकता है। तो आप इसको अक्यूमुलेट तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बुरा ही है एकदम मंथली चार्ट पे। और इसका जो इमीडिएट सपोर्ट भी है वो उसको अगर देखेंगे तो 43 का उसका सपोर्ट है। तो आप एनीवेयर बिटवीन 45 टू 48 के बीच में उसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं। 43 का स्टॉप लॉस या सपोर्ट आप उसको पकड़ सकते हैं। 50.3 के पहला टारगेट हो सकता है, अगर उसको क्रॉस करता है तो और थोड़ी मूवमेंट आपको दिख सकती है, अप टू 50 टू 54 ऑल्सो। बट अगर 50 के आसपास आते हैं तो आप उसको एक बार बुक भी कर सकते हैं। तो ये डिसेंट है मेरे ख्याल से चार्ट्स पे। ठीक है, ऑल राइट। आज एफएमसीजी स्पेस को भी अगर हम देखें तो वहाँ पे भी जो मिड टियर स्पेस है, ब्रॉडर मार्केट से जो है पार्टिसिपेशन बेटर दिख रही है। ज्योति लैब जैसे काउंटर, इमामी, डाबर, रूरल कंजम्पशन से वे भी जो जुड़े हुए हैं। नेस्ले फ्लैट है, ब्रिटानिया आपको नेगेटिव दिख रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी नीचे है। क्या थोड़ी सी पोजिशनिंग ब्रॉडर मार्केट के काउंटर्स में बेटर दिख रही है इस वक्त संतोष एफएमसीजी में? यस, अभी जो लार्ज कैप फ्रंटलाइनर स्टॉक्स हैं वहाँ एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। ब्रॉडर मार्केट से रिलेटेड लाइक इमामी का चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, स्टॉक में एक क्लासिकल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है। यहाँ लग रहा है कि यहाँ पे और स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन स्टॉक्स ने पहले परफॉर्म नहीं किया था, अब एक कैचअप देखने को मिल रहा है। तो इमामी में शायद हमको 520 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो इन स्टॉक्स को अप्रोच किया जा सकता है। ठीक है, इमामी आपको यहाँ से अच्छा दिख रहा है। टेलबरोस आज इसमें स्टॉक स्प्लिट है और स्टॉक 10.5% चढ़ा हुआ है, लेकिन ऑटो एंसिलरी के भी कुछ और काउंटर अच्छी मूव दिखा रहे हैं। कल ल्यूमिक्स जैसे काउंटर में, मुंजाल ऑटो में अच्छी मूव थी, बैंकों में अच्छी मूव थी। आज आपको शिवम ऑटोटेक जैसे काउंटर्स में अच्छी मूव दिख रही है। कोई काउंटर अगर आपको चूज करना हो सोनी, ऑटो एंसिलरी में जो एफएनओ में भी आता हो, आप क्या चूज कर सकती हैं? जी, अभी फिलहाल ऐसे मेरे ऑटो एंसिलरी में कुछ इमीडिएट तो नहीं है, बट ब्रॉडर स्ट्रक्चर अगर मैं ऑटो इंडस्ट्री पे ही देखूंगी, जस्ट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ऑटो एंसिलरी, तो एंटायर ऑटो इंडस्ट्री में मुझे अशोक लेलैंड एक ही स्टॉक अभी दिख रहा है जिसमें अभी भी स्ट्रेंथ बहुत है। ब्रेकआउट के ऊपर भी बहुत अच्छी तरह से वो कंफर्म मतलब पकड़ के रखा है। और अशोक लेलैंड जो है आप इसको बाय कर सकते हैं, आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं 183 181 के बीच में, और उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 178 का स्टॉप लॉस। और मेरे ख्याल से ये 190 का इसका पहला टारगेट रहेगा। 190 के ऊपर वो आराम से 200 तक भी रैली कर सकता है। तो यही एक स्टॉक रहेगा जो ब्रॉडर ऑटो सेक्टर में आउट परफॉर्म कर सकता है सारे अपने पीयर्स को। ठीक है, अशोक लेलैंड काफी रडार पर आ रहे हैं। इनफैक्ट कल भी हम ये नोटिस कर रहे थे, इसकी बात कल भी कई बार हुई है। अशोक लेलैंड को ज़रूर रडार पे रखें, ठीक है। लेकिन एक जो खास इंटरेक्शन जो अजय ने एलएनटी के चेयरमैन के तौर पर इजिना स्वदेश को जो खास इंटरव्यू मिला है, और एज अ चेयरमैन उनका लास्ट इंटरव्यू भी रहेगा, किस तरह के बड़े मौके वो देख रहे हैं फ्यूचर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में, सोलर में। आइए एक बार आपको वो रिएक्शन सुनवाते हैं, फिर अजय से डिस्कस भी करते हैं और क्या बड़ी बातें निकल के आई। The L&T which you have built up for tomorrow, as you were saying, for that, what are the areas where you see the sunrise sectors for opportunities from L&T's perspective? So far, what we are doing in yesterday's L&T, hydropower, clean air, correct, nuclear power, clean air, true. right? Then, if you do solar power, which L&T is the biggest, yes,
putting up the plant. Yes, EPC work. And you might be surprised to know we are doing 10,000 crore worth of solar power plant in Saudi, Wow. outside India. And this year our target is 8,000 more. Doubling it. So we have 50% outside, 50% within India. In India, basically the resources Is an issue. are not good enough. And the second, third thing is wind energy. Right? Now we are working on wind energy, not just green energy, so-called what you call. According to me, green energy is all these four All four energy. put together. Now, wind energy needs a lot of space. And that you can't take away from agriculture. I think the main issue, what you are saying about defense, is much more need to happen. Much more. And India must hurry up in that. That is because you have two adversaries right at the border. And joining them strategically to really fight with you. And that is Pakistan and China. And I can't understand, China has every year $60-70 billion trade deficit with China. This is what happened between China and US. US went on, outsourcing everything from China. And China was autocratic, so they could do what they want. And we have innumerable imponderables, so we don't have that speed. And therefore, we can't be China efficiency, or we are not. We can be, but we are not. तो ये तो सनराइज सेक्टर्स की बात हुई, और कौन सी बड़ी बातें उन्होंने बताई एलएनटी के, क्योंकि ओवरसीज बिजनेस में काफ़ी मिल रहा है, इस बात को भी आई थिंक उन्होंने हाईलाइट किया था। जी हाँ, देखिए उन्होंने बहुत, एक पहली बात तो ये नायक जी को हमारा सैल्यूट होना चाहिए कि क्या इंजीनियरिंग और आपका इंजीनियरिंग, हाइड्रोकार्बन, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में जो कंपनी बनाई है उन्होंने, वो काबिल तारीफ है। और इंडिया के जितने भी, अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पकड़िए, कहीं पे एलएनटी की छाप होना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत ही शानदार कंपनी। और ऐसे में अभी अगर आप मिडिल ईस्ट में जाएं, जो लार्ज प्रोजेक्ट्स का गढ़ माना जाता है, वहाँ भी 1/3 बिजनेस एलएनटी का है, वहाँ से आता है। और एलएनटी बता रही है, मतलब बता रहे हैं कि हमारे पीछे पड़े रहते हैं सऊदी वाले, मिडिल ईस्ट वाले, कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सब आपको बनाना, तो बहुत शानदार। लेकिन इन्होंने बताया कि एक केस ये है कि एक एलएनटी को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं आगे चल के, यानी एक एलएनटी ऑफ फ्यूचर और एक एलएनटी ऑफ पास्ट। लेगेसी बिजनेस एक में, रिन्यूएबल्स, ग्रीन, सोलर, वो सारे बिजनेस एक में। तो एक एलएनटी की रिस्ट्रक्चरिंग की कहानी आपको पहली बार यहीं पे मिलेगी। बिल्कुल, ये तो पहली बार वो ये भी कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा रिस्ट्रक्चरिंग करूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने 2-4 बड़े बड़े सीईओज के इंटरव्यू कर लिए, 100 करोड़ पगार मांग रहे हैं वो लोग। तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि करंट एलएनटी के जो सीनियर लोग हैं वो अपसेट हो जाएगा ऑर्डर। इतनी अंदर से बात इन्होंने की है। तो मैं क्या करूंगा कि रिस्ट्रक्चर कर दूंगा, जैसे मैंने एलटीआई में एंट्री की है। उनका सेक्टर अलग है, उनका काम अलग है, तो उनकी सैलरी पे स्केल्स भी अलग होंगी। तो करंट एलएनटी टीम को कुछ अपसेट नहीं हो ऑर्डर। लेकिन ये बात तो सच है कि एक रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत बन रही है, और मैं एसएनएस साहब से डिस्कस करूंगा। दूसरा, एसएनएस साहब की, सुब्रमण्यम जी की तारीफों के काबिले, मतलब उन्होंने इतने पुल बांधे ना, कि उन्होंने कहा कि सब क्या लीडर हैं, उन्होंने चूज किया कैसे उनको। जो भी सक्सेशन प्लान ने बहुत तवज्जो दी कि, और एसएनएस जी के बाद का सक्सेशन प्लान इन्होंने बना लिया, प्रोसेस बना लिया। तो बेसिकली बड़ी कंपनी हमेशा अपने सक्सेशन को आगे रखती हैं, और शेयर होल्डर वैल्यू और शेयर होल्डर वेल्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, वो भी उन्होंने बताया। तो आज एक ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि मैं बताऊँ आपको कि 15 साल पहले, 18 साल पहले मैंने इनका एक इंटरव्यू किया था। वो एकदम थिक और थिन्स में थे, मैं एकदम नया सा एक रुकी रिपोर्टर था। और आज भी मैंने उनका इंटरव्यू किया, जब आज उनकी लास्ट एजीएम है एलएनटी की, और उसके बाद एसएनएस जी सारा बागडोर संभालेंगे, ये मोर मेंटोर वाले रोल में चले जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे मौका मिला, मुझे अपने आप को बहुत ग्रेट, भगवान का धन्यवाद देता हूँ कि ये मौका मिला एक लेजेंड से सीखने का। और उनकी जो 6 डेकेड की जर्नी थी, उसको स्किल 1-2 घंटे बैठे हम, बड़ा शानदार बात की।
दैट्स वेरी नाइस। इनफैक्ट आपके लिए भी एक स्पेशल मोमेंट था और ये बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, ये बिल्कुल। इंपॉर्टेंट कंक्लूड आप व्यूअर्स के लिए, स्ट्रीट के लिए भी लेकर आए हैं। बिल्कुल। ठीक है, चलिए, तो ये तो एक खास इंटरेक्शन है। आप हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देख सकते हैं क्योंकि पूरी इंटरेक्शन इंग्लिश में है, लेकिन ट्विटर पर और यूट्यूब पर और ऑफ कोर्स माय सिस्टर चैनल पर आप ये सारा कंटेंट देख सकते हैं। लेकिन बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे आज के खास सेगमेंट ऑप्शंस का चैंपियन आदित्य अरोड़ा है हमारे साथ। ऑलराइट आदित्य, बाजार जब थोड़ा सा रेंज में है, नीचे की तरफ है, तो क्या स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं आज? क्या पुट साइड स्ट्रैटेजी है? कैसे कैसे प्ले आउट करेंगे आज? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए, बाजार अभी नरम है पर सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक मूव चल रहे। वही थीम है, एक बार बाजार ने जो लंबी तेजी कर दी, ऑलमोस्ट 18,500 से 20,000, वहाँ इंडेक्स ठंडा हो गया। पर स्टॉक स्पेसिफिक अभी कैचअप हो रहा है मूव। अगर आप मेटल सेक्टर देखें तो आज काफी तेजी दिख रही है, अक्यूमुलेशन दिख रहा है, एग्रेशन दिख रहा है बायर्स का। इसमें आप मिड कैप स्मॉल कैप में देखें तो कुछ स्टॉक्स तो ऑलमोस्ट 30-40% 2 दिन में भाग चुके हैं। तो मैंने लार्ज कैप स्टॉक पकड़ा है इसी इंडेक्स से, इसी सेक्टर से। जिंदल स्टील अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे, 650 का कॉल बाय करेंगे, 33.60 चल रहा है भाव। 690 का कॉल सेल करेंगे, अभी उसका भाव चल रहा है 15.40। इसमें मार्जिन रिक्वायर्ड है 28,984 और मैक्सिमम लॉस रहेगा 22,750 और मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा 27,250। आपका ब्रेक इवन आ रहा है 669 पे और रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का ऑलमोस्ट बैठ रहा है। तो मेटल सेक्टर अच्छा लग रहा है और उसमें जिंदल स्टील अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य अरोड़ा, एडिटिक स्टॉक मार्केट रिसर्च के फाउंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। इनफैक्ट पूर्वी शाह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हमारी फेवरेट फार्मा एनालिस्ट, जिनको हम अक्सर परेशान करते हैं जब हमें समझ में नहीं आता करें क्या। बाजार में कुछ ऐसे मूव्स आ रहे हैं जहां पे ऐसे ही सवाल हमारे मन में और हमारे व्यूअर्स के मन में भी आ रहे हैं, तो हमने कहा पूर्वी जी को लेके आया जाए वापस। ये बताइए पूर्वी, आपने ग्लैंड फार्मा की कॉन कॉल अटेंड की थी क्या? ऐसा क्या कह दिया उन्होंने बाजार को? कल 20%, आज 10%, मामला क्या है? गुड मॉर्निंग अजय जी, थैंक यू। जी, ग्लैंड का कॉल सुना तो है और जो उन्होंने बताया कि एक्चुअली 2 महीने में काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी है। अगर आप 2 महीने पीछे चले जाते हैं मई में, तो तभी आपको पता है कि जैसे उनके 2 क्लाइंट्स थे बड़े, उन्होंने एक ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी, एक टेक ओवर हो चुका था, तो उनके पास से जो उनको ऑर्डर्स मिलने थे उसमें थोड़ी क्लैरिटी उनको नहीं थी कि आगे चल के वो कैसे होगा। सो वो अभी कुछ क्लैरिटी उनको मिली है कि जो वन ऑफ द प्लेयर जो है उनके पास से उनको नए नए जो उनके क्लाइंट हैं उनसे 5 प्रोडक्ट्स की आगे दे विल टेक दैट 5 प्रोडक्ट्स फ्रॉम ग्लैंड। सो दैट इज वन क्लैरिटी। सेकंड इज कि आगे जाके जो उनको रॉ मटेरियल में भी दिक्कत हो रही थी पिछले सोर्सिंग में, वो सोर्सिंग में भी अभी उनकी इश्यूज नहीं हो रही है। नंबर्स काफी अच्छे आए हुए हैं। जो एक्विजिशन उन्होंने की थी सिनेक्सी की, वहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन था कि वो मार्जिन डाइल्यूटिव हो सकता है या, पर वो नहीं हो रहा है। सो काफी पॉजिटिव कमेंट्री सुनने को मिली थी उनसे। सो जिसकी वजह से अगर हम ये भी देखते हैं तो आईपीओ प्राइस वाज 1,500 रुपीज, उसके नीचे चला गया था काफी, एंड लोगों को ऐसे एक लगा था कि वैल्यूएशन वाइज काफी अच्छा है। बट हमारी रेटिंग जो है हमने वो सेल से अपग्रेड की है रिड्यूस पे, फिर भी क्योंकि एट 1300 जो हमारी रिपोर्ट आई थी उसमें भी हमें लग रहा था कि वैल्यूएशन FY25 के बेसिस पे थोड़ा स्ट्रेच था, सो अपसाइड लिमिटेड था। बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस पॉजिटिव कमेंट्री ये स्टॉक चले जा रहा है एंड वी विल वेट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर अर्निंग्स और समथिंग बेटर टू हैपन। पूर्वी, इसके अलावा कोई और ऐसा शेयर है जो ग्लैंड का छोटा या बड़ा भाई बनने जा रहा हो? जी, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में है, तो बड़े भाई तो आप जानते ही ये डिवीज है जो जिनके भी नंबर्स आने बाकी है। तो इसके अलावा जो इस स्पेस में है काफी क्लोज हो सकते हैं, क्लोज तो नहीं हो सकते क्योंकि ग्लैंड अगर आप देखें तो एक प्योर इंजेक्टेबल प्ले काइंड ऑफ। सो आगे हमें ये देखना पड़ेगा कि प्योर इंजेक्टेबल्स में बहुत लिमिटेड प्लेयर्स हैं, तो एज ऑफ नाउ तो कोई नजर नहीं है। मिड फार्मा में, ब्रॉडर मार्केट में और कौन से ऐसे फार्मा स्पेस होगा, फार्मा स्टॉक होगा
क्योंकि देखिए ये तो बड़ी ब्रॉडर थीम्स हैं कि यूएस प्राइसिंग प्रेशर बेटर है और डोमेस्टिक में वॉल्यूम और वैल्यू दोनों एक्सपेंशन है, पर ऑन द फ्रंट ऑफ न्यू अप्रूवल ड्रग्स या फिर सिनेरियो सुधरते हुए ब्रॉडर मार्केट से आपकी टॉपिक्स क्या रहेंगी फार्मा स्पेस में? जी, हमारे पिक्स अभी भी है, जो सिप्ला है, सन फार्मा है, मैनकाइंड भी है। देखिए, जो आपने पॉइंट्स बताए ना वो काफ़ी हद तक सही भी है, और दो चीज़ जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी कि जनरली अगर आप देखते हो तो जनरली इलेक्शंस होने के पहले फार्मा एक डिफेंसिव सेक्टर भी माना जाता है। एंड पॉजिटिवली ये भी हुआ है कि रॉ मटेरियल कूलिंग की वजह से वो मार्जिन एक्सपेंशन भी दिख रहा है और आगे के नंबर्स भी आपको स्ट्रॉन्ग दिखेंगे क्योंकि वो सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स। तो ये दो चीजों की वजह से आपने देखा है कि फार्मा में रैली काफी आ रही है। मूव तो मनी मूवमेंट जो हुआ है वो बेसिकली इस वजह से हुआ है। तो एक्सपेक्टेशन ये भी है कि हालांकि आगे चल के अर्निंग्स में कुछ हद तक अपग्रेड्स भी आ सकते हैं किन स्टॉक्स में जहाँ पे पाइपलाइन काफी स्ट्रॉन्ग है। वैल्यूएशन में थोड़ा कंफर्ट तब बैठेगा जब अगर अर्निंग्स अपग्रेड हो सकती है, जिसके चांसेस थोड़े बहुत तो अभी फिलहाल के लिए दिख रहे हैं। राइट पूर्वी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और अपनी ये वैल्यू पिक्स हमें शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बाजार पर एक क्विक व्यू संजीव वसीन से ले लेते हैं। संजीव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग संजीव जी। आपके लाइफ इंश्योरेंस स्पेस पे जो पिक्स थी वो तो बेहद अच्छी चल रही है। इनफैक्ट एसबीआई लाइफ जैसे काउंटर्स आपने शायद दिए थे वहां पर अच्छी मूव है। आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स में आपने लास्ट वीक तो देखा एक अच्छा रिट्रेस तो हुआ, लेकिन उसके बाद फिर मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो पाया बैंक्स में। इस वक्त अपनी नजर क्या है? फार्मा जिस स्ट्रेंथ के साथ चल रहा है, क्या वो एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर दिख रहा है? कहाँ आपकी नजर है बाजार पर इस वक्त? हाँ, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल प्रियंका, आपको कहा था एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई और बीईएल 124 रुपए बीएल था, 131 बिक गया। एसबीआई लाइफ 1265 वाला 1370 और आईसीआईसीआई 965 वाला 985। उसके अलावा जोमेटो, पेटीएम, पीबी फिनटेक नंबर्स आर सुपर्ब, डोंट गो बाय द मार्केट। या अगर इंश्योरेंस इज डूइंग दैट वेल, पीबी फिनटेक इज द बेस्ट। पॉलिसी बाजार एंड पैसा बाजार आर गोइंग टू laugh their way to the bank. So I'm very positive on two stocks, PB Fintech, and today we have recently upgraded Devyani International, the chain of Costa Coffee, Kentucky, and Pizza Hut. So QSR में I think that is even a better play than Domino's. So those are two of our large picks. Now in जो बाकी आपको मैं large cap कहूंगा उसमें मेरा top pick है BPCL. देखिए, I am very positive on oil marketing. And oil marketing are not just OMCs, Priyanka. Reliance only refines sweet crude. जो SAR और hard crude है, that is being done by IOC, BPCL, HPCL. इस क्वार्टर के numbers were better than the last half. And I think आगे जाते हुए भी they are not just a OMC play. BPCL can actually go to 450. अभी 356 में लीजिए. Keep a stop loss of 345. This is headed to 375. Second pick is SRF. I think numbers from SRF, Aarti, Naveen have all been fairly muted, but they are much better than expected. और आगे जाते हुए I think specialty chemical में SRF will outperform. 2280 में लीजिए, stop loss of 2210. This can easily scale back to 2450, 2470. And last but not least, my favorite Apollo Hospital. Apollo Hospital के Friday को number हैं. There will be some corporate announcement. So look for a very heavy dividend. Plus the results will be equal to 2 last half years. और थोड़ा सा आप contrarian बन के इस भाव पे the biggest private bank to buy is Kotak. 1825 में लीजिए. Stop loss of 1800, 1900 can come in the next week in these 4 stocks. क्या बात है, बहुत ही शानदार स्टॉक्स आपकी तरफ से आते हुए। 2 स्टॉक से मेरी ज़बरदस्त नज़र गई। एक तो मैं एसआरएफ के बारे में बात कर रहा था कल ही। एसआरएफ खराब रिजल्ट के बाद घटा नहीं, और सबसे एक इंडिकेशन होता है स्टॉक्स में बहुत बुरे समय के बाद इंडस्ट्री लीडर स्पेशली जब नेगेटिव न्यूज़ पे नेगेटिव रिएक्शन करना बंद कर दे। इनफैक्ट इन्होंने भले ही अपनी गाइडेंस नियर टर्म भले ही कम की, लेकिन अपने कैपेक्स को नहीं घटाया। 4 टाइम ग्रॉस ब्लॉक कैपेक्स कर रहे हैं। इंडस्ट्री लीडर
स्टॉक चुना आपने, और वो भी ऐसे बॉम्ब्ड आउट स्पेस पे, केमिकल में बढ़िया स्टॉक। इवन देवयानी, ये कोस्टा कॉफी, केंटकीज फ्राइड चिकन, आपको इनके कारोबारों में सबसे बढ़िया कौन सा लगता है? कहाँ पे आप सबसे ज्यादा जाते हैं, क्योंकि आप इतना ट्रैवल करते हैं देश भर में? मैं तो कोस्टा कॉफी और पिज्जा हट, मेरे घर में वहां से आता है। तो केंटकी बाय द वे इज नॉट जस्ट अ चिकन काउंटर, आपको बताऊं, दे हैव एक्सपेंडेड देयर रेंज इन वेजिटेरियन। और अजय जी, ये इंडिया 140 करोड़ की है, अगर डीमैट अकाउंट 14 करोड़ है तो खाने वाले तो आप सोच ही सकते हो। देवयानी इंटरनेशनल, ये सब जो QSR हैं, ये यहाँ से 3 गुना भी हो जाए। अभी मार्केट कैप इज फेयरली स्ट्रेट एट 25,000, बट अर्निंग्स विल कैच अप। उसी तरह से आप लीजिए PB फिनटेक, सी दीज आर बेसिक सर्विस प्रोवाइडर्स एंड द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म विच दे हैव, इंश्योरेंस हैज बिकम जस्ट अ क्लिक ऑफ द बटन। तो आई थिंक ये दीज स्टॉक्स आर irreversible for the next 10 years. जैसे मैंने कहा इंश्योरेंस, these are no brainers in a country like us. You are perfectly right. SRF में बैड न्यूज में सब कुछ प्राइस्ड इन है, और अगर अब ये चाइना का स्टिमुलस आए ना आए, स्पेशलिटी केमिकल द नेक्स्ट हाफ इज ऑलवेज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, and then you can add up Apollo Hospital numbers in this quarter on Friday will be superb. So these are some very very strong large cap stocks I have given you. बिल्कुल, नो विल गिव इट टू यू। इनफैक्ट संजीव जी, सिप भी बोला था लास्ट वीक जब आए थे कि आप जितने भी प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, ये न्यू एज कंपनीज है, इसमें आप सिप करें, जोमेटो, पेटीएम, बहुत बढ़िया, फिनटेक, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स बताए हैं। बिल्कुल देखना चाहिए व्यूअर्स को, बिल्कुल इन स्टॉक्स के ऊपर एक बार एक क्लोजर लुक लेनी चाहिए, उसके बाद अपने चुनाव कर लेने चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तो शुक्रिया संजीव जी।